सो एसीसीए की वेबसाइट पे जो आपका प्री दिसंबर 23 मॉक है, आज उस मॉक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अगेन मॉक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपने जाना है जी अपने टैक्सेशन वाले टैब में। वी आर स्टडिंग द यूके टैक्स, तो यूके वाले टैब में जाएंगे। एसीसी के ऑफिशियल रिसोर्सेज प्रैक्टिस एग्जाम में जाके ये जो प्री दिसंबर 23 वाला मॉक है, मेरे पास अनअसाइन की ऑप्शन आ रही है, आप लोग के पास असाइन की ऑप्शन आएगी। अगर दोबारा करना चाहें तो उसको असाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिस एग्जाम 1 और प्रैक्टिस एग्जाम 2 भी है, इनको भी एग्जाम से पहले लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा। एक तो ये कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और 2 नंबर सेकंड पे एक जो और फायदा हो जाएगा आपको, वो फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो है एसीसी के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एग्जाम आपने देना है, वहां से जरा थोड़ा फेमिलियरिटी बन जाती है आपकी। सो हम ये गए जी इधर, और टैक्स का हमने जी यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। अब ये स्टार्ट में जितनी आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, ये सारी वही इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जाम में आनी है, ठीक है। सो इन इंस्ट्रक्शंस को अगर एग्जाम से पहले पढ़ लिया जाए तो वहां पे थोड़ा आपको थोड़ा टाइम बच सकता है, ठीक है। और वैसे एक ये अलग बात है कि एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस के बाद जब आप नेक्स्ट करते हो तभी आपका टाइम स्टार्ट होता है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये टाइम में काउंट नहीं होती। खैर, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं जी कि क्या होने जा रहा है। सो अगेन एग्जाम का पैटर्न बता रहा है। सेक्शन ए में आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन इज वर्थ 2 मार्क्स एंड इज कंपल्सरी। दिस सेक्शन इज वर्थ 30 मार्क्स इन टोटल। इंपॉर्टेंट में क्या कह रहे जी, कैलकुलेशंस एंड वर्किंग नीड ओनली टू बी मेड टू द नियरेस्ट पाउंड। इसका मतलब है आपने राउंड ऑफ कर देना है। मतलब अगर आंसर आपका 8.9 आ रहा है तो आप उसको 9 पाउंड कर दोगे, ठीक है। 8.2 आ रहा है तो उसको 8 पाउंड कर दोगे, मतलब उसको आपने राउंड ऑफ करके लिखना है। कहते हैं ऑल अपोर्शनमेंट शुड बी मेड टू द नियरेस्ट मंथ। मतलब अगर आपको मंथ अपोर्शन करना है कुछ 8.5 महीने है तो उसको आप 8 महीने पे करोगे, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये इसने इंस्ट्रक्शंस हमें दे दी। स्टार्ट किया हमने, तो ये आगे ये पहला सवाल। उसने टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ चीजें पूछी हुई हैं। अब बजाय इसके कि हम पहले पूरा मॉक सॉल्व करें देन उसके बाद फिर इनके आंसर्स को डिस्कस करें, व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस मॉक को फिलहाल कर रहा हूँ एंड, ताकि हम लोग आंसर्स के साथ साथ इसको डिस्कस कर लें, बिकॉज वी आर एमिंग टू सेव सम टाइम, और टाइम एक्चुअली बचाना हमें फिलहाल उसकी काफ़ी ज़रूरत है। सो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो ये एमसीक्यू 2 हैं इनके हम सोल्यूशन के थ्रू इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं एंड एग्जाम करूंगा, और यस ओके। अब इसको जब एग्जिट करेंगे तो आप वापस इधर ही आ जाओगे अपने एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के मेन पेज पे। ऊपर टैब था होम वाला, होम के साथ है मार्क, आप जाओगे मार्क वाले टैब में। अब मार्क वाले टैब में क्योंकि मेरे पास तो काफी सारी चीजें असाइन हुई पड़ी थी, तो मैंने जाना है जी प्री दिसंबर 23, तो ये लास्ट में मेरे पास आ रहा है प्री दिसंबर 23 मॉक। अब यहाँ पे मैं जाऊँ तो टैक्स का मॉक उसने दिया हुआ है, ठीक है। मैंने जाके इसको किया जी सेल्फ मार्क। सेल्फ मार्क करके आप इसके आंसर देख सकते हो, लेकिन सेल्फ मार्क एक दफा ही होता है, 2 दफा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जब आप सेल्फ मार्क करें तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स को गौर से समझ लें कि क्या हो रहा है। अब जैसे ये पहला जो सवाल था इसका आंसर इसने दिया हुआ है ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन क्यों डी क्यों है, उसके लिए सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं जी क्या हो रहा है। अगर मैं आंसर्स देख लूं यहाँ से, खैर जब तक वो आंसर देते हैं हम तब तक सिनेरियो पढ़ लेते हैं। उसने कहा द टैक्स रिटर्न इज बिटवीन 6 months एंड 12 months लेट। द पेनल्टीज आर देयर फॉर इनिशियल पेनल्टी 100 pounds, डेली पेनल्टी फॉर 90 days 900 pounds, 5% आउटस्टैंडिंग टैक्स 10,000 का 5% उसने लगाया जी, जो है 500 पाउंड, टोटल पेनल्टी 1500। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन पे जाते हैं, ये था जिसका क्वेश्चन। यहाँ पे कहते हैं जी व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय एचएमआरसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेट फाइलिंग ऑफ शेलीज इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न लेट फाइल करने की पेनल्टी पूछी जा रही है। कहते हैं ऑन 8 अगस्त 2024 शेली सबमिटेड हर इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली टू एचएमआरसी फॉर द टैक्स ईयर 22-23। अब टैक्स ईयर 22-23 का रिटर्न कब सबमिट होना था, 31 जनवरी 2024, लेकिन ये 8 अगस्त को जमा कराया है। इसका मतलब है ये तकरीबन 7 महीने लेट है, ठीक है। 31 जनवरी से आगे गिने तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा है, मतलब 6 महीने और 8 दिन लेट है टू बी प्रिसाइज। तो इसका मतलब है जो पेनल्टीज लगेंगी वो क्या होंगी। कहते हैं ऑन द सेम डेट शी पेड द आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न फॉर कितना, 10,000। उसने रिटर्न की जो अमाउंट है वो भी लेट पे की है। अब लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं पूछा, उसने सिर्फ पेनल्टी पूछी है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाली। तो वो इनिशियल पेनल्टी आ गई 100 पाउंड की, फिर डेली पेनल्टी जो 90 डेज तक हमारी होती थी 10 पाउंड पर डे, उसके हिसाब से 900 पाउंड की आ गई। और फिर जो 6 मंथ से ऊपर चला जाता है उस पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5% भी लगता है,
तो टोटल पेनल्टी 1500, आंसर इज ऑप्शन डी। ये है जी आपका पहला सवाल। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे उसने कहा जी व्हाट इज लूकस असेसिबल प्रॉपर्टी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 22-23 इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीज प्रीमियम। जूम इन होता है थोड़ा सा, हाँ ये मेरा ख्याल है इतना जूम काफी होगा। तो खैर वो पूछ रहे थे यहाँ पे कि प्रॉपर्टी इनकम क्या होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीज प्रीमियम। तो प्रीमियम जो हमें मिलता है उसमें से हमें टैक्सेबल लीज प्रीमियम निकालना होता है। ऑन 1st November 22, Lucas granted a 20-year lease on a freehold property to a tenant in return for a premium of 15,000। अब 15,000 का हमें प्रीमियम मिले। फॉर्मूला क्या था? प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 51 माइनस एन डिवाइडेड बाय 50, और एन यहाँ पे क्या है 20 है। लीज प्रीमियम को याद रखना है आपने, कभी भी टाइम में पोर्शन नहीं करना। ये जब मिलेगा आपने उस पे उसका टैक्स जो है वो उसी साल में पे करना है। तो यहाँ पे देखो इसने वो 2% वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो आंसर 9300 आ रहा है। आप 51 वाला यूज करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। करके देख लेते हैं। लेट्स ओपन अप द कैलकुलेटर। ओके जी, ये आ गया जी हमारा कैलकुलेटर, और प्रीमियम मिला है जी 15,000 का। सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय एन है 20, तो 51 माइनस एन वुड बी 31 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आ गया 9300, आंसर इज ऑप्शन डी। अगले सवाल पे जाते हैं। अगले सवाल में कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट विल फ्रेजर बी असेस्ड ऑन फॉर द टैक्स ईयर 22-23। टैक्स ईयर 22-23 में उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कितने असेस किए जाएंगे? कहते हैं फ्रेजर सीज ट्रेडिंग ऑन 31 जनवरी 23 आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ बिजनेस। उसने बिजनेस सीज किया 31 जनवरी 23। ये डेट आ रही है टैक्स ईयर 22-23 में। अब यहाँ पे इसने पीरियड दिए हैं 31 जनवरी 23 से जो पिछला पीरियड एंड हो रहा है वो कब एंड हो रहा था? 31 जुलाई 22। ये डेट भी 22-23 में है। अब ये दोनों डेट सेम टैक्स ईयर में आ गए हैं, तो मैं इन दोनों पीरियड्स को कंबाइन करूंगा और इनकी ओवरलैप प्रॉफिट्स को क्या करूंगा? माइनस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंबाइन कर लेता हूँ। सो लेट्स अगेन ओपन अप द कैलकुलेटर। ये आ गया जी हमारा कैलकुलेटर, और हम यहाँ पे क्या करेंगे 7250 प्लस करेंगे इसमें 3300 और माइनस कर देंगे ओवरलैप प्रॉफिट्स 2200 के। तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 8350। वो यहाँ पे आप ब्लैंक में लिख दोगे, और अगेन ब्लैंक में लिखते हुए कोई कॉमा कोई कुछ आपने यूज नहीं करना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैपिटल अलाउंसेस सॉरी कैपिटल लॉसेस फॉर एन इंडिविजुअल आर ट्रू। इंडिविजुअल के बारे में कैपिटल लॉसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? आंसर कह रहा है ऑप्शन ए और डी है। ऑप्शन ए क्या कहता है? द एनुअल अमाउंट एग्जामिशन अमाउंट इज डिडक्टेड बिफोर द ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस आर यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द करंट ईयर गेन्स। यस, क्योंकि हमने पहले एनुअल एग्जामिशन माइनस करनी है फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस करना है, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरे में कह रहा है करंट ईयर कैपिटल लॉसेस रिमेन आफ्टर ऑफसेट अगेंस्ट द करंट ईयर चार्जेबल गेन्स कैन बी कैरिड बैक टू द प्रायर ईयर चार्जेबल गेन्स। जो इस साल के गेन्स में लॉस को एडजस्ट करने के बाद लॉस बच जाएगा वो पिछले साल में एडजस्ट कर सकते हो आप? नहीं, क्योंकि गेन सिर्फ क्या था? करंट ईयर और कैरी फॉरवर्ड। फिर कहता है ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस नीड टू बी यूटिलाइज्ड टू फुल एक्सटेंट इन द करंट ईयर इवन इफ द एनुअल एग्जामिशन इज वेस्टेड। तो कहते हैं जितने एडजस्ट हो सकते हैं सारे कर दो, बेशक एनुअल एग्जामिशन जाया हो जाए। नहीं। और डी में क्या कह रहा है? एक्सेस करंट ईयर कैपिटल लॉसेस आर कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनिटली अंटिल फ्यूचर चार्जेबल गेन राइज। तो कैरी फॉरवर्ड आप जब करते हैं तो वो इनडेफिनिटली होता है। इनडेफिनिटली का मतलब क्या है? जब तक वो लॉसेस पूरे एडजस्ट नहीं हो रहे आप उनको अगले ईयर्स में क्या करते रहेंगे? कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। सो इसका आंसर तो ऑप्शन ए एंड डी। फॉर एग्जाम्पल आपने ए लगा दिया और ए के बजाय आपने सी लगा दिया, तो आपको इसमें 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, मूविंग ऑन जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कहते हैं आइडेंटिफाई बाय टिकिंग द रेलेवेंट बॉक्सेस फॉर ईच स्टेटमेंट अबाउट फर्निश और लेटिंग वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये बताना है जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है कि फॉल्स हैं। आंसर यहाँ पे मेरे पास आ ही रहा है, तो यहाँ से देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं 3 स्टेटमेंट्स हैं जी। मैं आंसर वाले टैब से देखता हूँ। कहते हैं जी लॉसेस फ्रॉम फर्निश हॉलिडे लेटिंग कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट ओनर्स टोटल इनकम फॉर द सेम ईयर। एफएचएल का लॉस हमने पढ़ा था सिर्फ एफएचएल की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, तो पहले का आंसर क्या है जी? फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्निश हॉलिडे लेटिंग आर ट्रीटेड एज रेलेवेंट अर्निंग फॉर पेंशन कंट्रीब्यूशन पर्पसेस। एफएचएल के लिए प्रॉफिट है पेंशन के लिए रेलेवेंट अर्निंग्स कंसीडर करते हैं। यस, ट्रू। और तीसरे में क्या कह रहे हैं? अ फर्निश हॉलिडे लेटिंग वुड क्वालिफाई एज बिजनेस एसेट फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ। यस, क्योंकि फर्निश हॉलिडे लेटिंग को हमने कहा था कि अगर हमें ये स्टेटस मिल जाता है तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रेड कंसिडर किया जाता है,
और अगर ट्रेड है यानी बिजनेस है तो आप जब ट्रेड को सेल करोगे उस केस में आपको BADR का रिलीफ भी मिलेगा। ये हमने उसके एडवांटेजेस में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट क्वालिफाई अंडर द सफिशिएंट टाइज टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर समवन इज यूके रेजिडेंट और नॉट। क्या है जो रेलिवेंट टाइज के लिए क्वालिफाई नहीं करता? ठीक है, अब नॉट वाला जो सवाल है ना ये हमें ज्यादा फंसाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते नॉट मिस करेंगे और वो एज अ रिजल्ट आंसर गलत कर देंगे। सो कहते रही हैविंग अ क्लोज फैमिली इन द यूके सच दैट यूके रेजिडेंट स्पाउस। तो अगर मेरा स्पाउस यूके में हो तो वो तो क्वालिफाई करेगा टाई के लिए, वो तो फैमिली पे टाई बनेगा। सेकंड कहते हैं बीइंग इन यूके फॉर मोर देन 45 डेज ड्यूरिंग आइदर ऑफ द प्रीवियस टू टैक्स ईयर्स। पिछले 2 टैक्स ईयर में 45 डेज स्पेंड करने थे, 90 डेज स्पेंड करने थे, 90। तो इसका मतलब है 45 डेज वाला ये कोई टाई नहीं था। तीसरा पढ़ लेते हैं। हैविंग अ होम अवेलेबल फॉर द टैक्स ईयर इन द यूके विच इज स्टेड इन बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द करंट ईयर। जहां पे घर यूके में और बंदा वहां पे रहा है तो ये तो टाई है। फिर अंडरटेकिंग सब्सटैंटिव वर्क इन यूके, ये भी टाई है। तो इनमें से कौन सा टाई नहीं था? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाँ जी, काइंडली मुझे बताते रहे, सब लोगों को समझ आ रही है ना ऑनलाइन जो सब है? जी सर। ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन हो साथ ही बताना है, रोक लीजिएगा मुझे, ठीक है? ओके। सो ये आ गया जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे नंबर 7 में वो कह रहा है आइडेंटिफाई बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट आइटम्स फ्रॉम ईच ड्रॉप डाउन बॉक्स द क्लास एंड अमाउंट ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन पेएबल बाय बेला फॉर द टैक्स ईयर 22-23। बेला ने कितना NIC पे करना है? NIC उसने कौन कौन सा पूछा है जी? उसने पूछा है जी NIC क्लास 1, वो पढ़ के देखते हैं। नहीं नहीं सॉरी, क्लास 1 नहीं है। कहते हैं जी बेला इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्लास 2 और क्लास 4 होता है। फॉर द टैक्स ईयर 22-23 ट्रेडिंग इनकम वाज कितना? 70,000 पाउंड। बेला हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो इसका मतलब है हमें वो NIC बताना है कौन सा पे करना है। तो NIC उसने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे कौन सा पे करना होता है? क्लास 4। और उसकी अमाउंट कितनी है वो कैलकुलेट करना है। अब ये देखो पहले 12570 तक तो जीरो है, फिर उससे अब 50270 तक कितना है? 10.25% वो आया 3864। और फिर 50270 से अब 70,000 तक है जी 3.25, वो बनता है जी 641। तो टोटल जो NIC बना वो है जी 4505। तो इसका मतलब है ये इसका आंसर होगा। पहले पहले वाले क्लास में क्लास 1 NIC में आप सिलेक्ट करके लिखेंगे क्लास 4। ठीक है, अगर ये ऑप्शंस आप देखना चाहें तो ये ऑप्शन है क्लास 4, और दूसरे में आप क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे 4505। या तो ऑप्शन दिया होगा या अगर ब्लैंक होगा तो आप यहाँ पे एंटर कर दोगे अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट इज नॉट अ फुली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर फॉर इनहेरिटेंस टैक्स पर्पसेस। क्या चीज है जो फुली एग्जेम्प्ट नहीं है? कहते हैं Garrison is an additional rate taxpayer and wishes to make a number of gifts during the tax year 22-23. He has already used his annual exemption for inheritance tax purposes for the tax year 22-23 and 21-22. टैक्स ईयर 22-23 और 21-22 की जो एग्जामेशन है वो यूज कर चुका है। अब उसने पूछा कौन से गिफ्ट हैं जो फुली एग्जेम्प्ट नहीं है। कहता है पेंटिंग वर्थ 500 गिवन टू फ्रेंड एज अ गिफ्ट ऑन हिज 40th बर्थडे। फ्रेंड को पेंटिंग गिफ्ट की है, तो ये अगर 250 से कम की होती तो ये एग्जाम्प्ट होता, लेकिन 500 वाले पे एग्जाम्पशन नहीं है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज है कि एनुअल एग्जाम्पशन तो यूज हो चुकी है, तो इसका मतलब है इस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, मतलब ये चार्जेबल बनेगा, एग्जाम्प्ट नहीं होगा। सेकंड कहते हैं 1000 टू नेबर एज ए वेडिंग प्रेजेंट। नेबर को, पड़ोसी को आपने गिफ्ट किया है 1000 उसके वेडिंग पे, तो वो तो एग्जाम्प्ट है। एनीवन एल्स आ गया ना। 2000 अ मंथ टू पे फॉर ग्रैंड डॉटर्स प्राइवेट स्कूल फी। ग्रैंड डॉटर की स्कूल फी पे की है तो ये तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द इनकम में चला जाएगा। फिर कहता है 2000 टू ग्रैंड सन एज अ गिफ्ट ऑन द ग्रैंड सन वेडिंग डे। तो ग्रैंड सन की वेडिंग पे 2500 तक एग्जाम्प्ट होता था, ये 2000 है। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा वाला एग्जाम्प्ट नहीं है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following qualifies for 130% super deduction for capital allowances? Yellow income sub capital expenditure in May 22। देखो सुपर डिडक्शन और वो जो स्पेशल FYA था 50% वाला, वो कब से कब तक मिलता है? अगर आपने एसेट खरीदा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 के दरमियान। अब इसने May 22 में किया तो देखते हैं किस पे मिलेगा सुपर डिडक्शन। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000, इक्विपमेंट मेन पूल का आइटम है, तो क्या इस पे सुपर डिडक्शन मिलेगी? यस। जीरो CO2 न्यू जीरो एमिशन कार, कार पे तो मिलता नहीं है। न्यू लॉन्ग लाइफ एसेट स्पेशलेट पूल के उस पर भी नहीं मिलेगा। सेकंड हैंड लॉरी, लॉरी नई खरीदी होती तो उस पर मिल जाती, लेकिन अगर सेकंड हैंड है उस पर नहीं मिलेगी। मतलब इसका आंसर इज ऑप्शन ए।
अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है ए और डी के दरमियान, क्योंकि ऑप्शन डी में जो लॉरी है, लॉरी भी मेन पूल आइटम है, लेकिन लॉरी अगर नई है तब उस पर सुपर डिडक्शन मिलेगी, लॉरी अगर न्यू नहीं है फिर सुपर डिडक्शन नहीं देना, फिर वो नॉर्मल एआईए में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टैक्स पॉइंट फॉर द सप्लाई ऑफ वैट पर्पसेस। ठीक है, वैट के लिए टैक्स पॉइंट क्या होगा। ऑन 10th of January 23 a customer placed an order for some goods, no deposit was required to be paid। ठीक है, अब ऑर्डर के उसने कस्टमर ने जो दिया है, ऑर्डर डेट तो हम कंसिडर ही नहीं करते, अगर इस दिन पैसे दिए होते तब हम कंसिडर करते। The supplier delivered the goods to customer on 25th January, तो 25th January आपका आ गया बेसिक टैक्स पॉइंट, जिस दिन चीजें डिलीवर कर रहे हो बेसिक टैक्स पॉइंट है ना, लेकिन हमने फिर भी देखना होता है एक्चुअल टैक्स पॉइंट। अगर एक्चुअल इसके 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दी तो एक्चुअल हो जाएगा, अदरवाइज ये बेसिक पे रहेगी। The VAT invoice was issued on 5th of February 2023 and the customer paid for goods on 15 मार्च 2023। कस्टमर ने कब पे किया वो इररिलेवेंट डेट है, हमने देखना है बेसिक टैक्स पॉइंट था 25 जनवरी 2023, क्या इसके 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दी है, यस, तो इनवॉइस इशू की है 5th of February 23, तो यही आपका बेसिक टैक्स पॉइंट है, इसका आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट कहते व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉर्म, क्या जी नाम है इसका, श्रुति। Shruti earns 16,000 a year from her employment. At the end of the year, her employer must provide her with a form that shows a taxable benefit that she has been given during the year. 16,000 है, 8,500 से ज्यादा है, मतलब ये P11D एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर ने बेनिफिट डिटेल फॉर्म P11D पे देना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर इसकी एनुअल अर्निंग्स होती, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 6,000 पाउंड, तो फिर इसके P11D आंसर ना होता, इसका आंसर होता है P9D। ठीक है, एम्प्लॉयर अर्निंग की अगर डिटेल्स दे रहे हैं वो क्या होगा, दैट वुड बी फॉर्म P60, और अगर ये जॉब छोड़ रही है फिर क्या होगा, फॉर्म P45। क्वेश्चन 12 पे आते हैं, कहते रही व्हाट इज द फर्स्ट ईयर फॉर विच हॉर्नब्लोअर लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे इट्स कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बाय क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। इनमें से किस ईयर में वो इंस्टॉलमेंट पे टैक्स पे करना शुरू करेगी। कंपनी इंस्टॉलमेंट में टैक्स कब पे करती है, जब कंपनी क्या बन जाए, लार्ज बन जाए। Cathay Hornblower Limited commenced trading on 1st February 2020. Hornblower Limited augmented profit for the first 3 months for the first 3 period of trading are as follows। पहले साल का प्रॉफिट कितना है जी, 12 लाख, फिर 14 लाख 50,000, फिर 19 लाख। उसकी कोई उसने एसोसिएटेड कंपनी नहीं बताई, पूरे पूरे 12 महीने का ईयर है, तो उसका मतलब लिमिट है 15 लाख। पहले 2 ईयर्स में तो ये स्मॉल कंपनी है, तीसरे साल में लार्ज हुई है, लेकिन जब कंपनी पहली दफा लार्ज होती है तो उसने इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करना होता, सेकेंड टाइम जब लार्ज आ जाए तब पे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कैपिटल गेन दैट विल अराइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ द वाज। वाज वाज क्या है जी, आपका नॉन वेस्टिंग चैटल है, तो वो जो 4 केसेस हैं जेन में ले आओ। कहते हैं जी संजीव परचेज एन एंटीक वाज इन December 2018 फॉर 2,000 pounds and sold it in May 22 for the net proceeds of 6,300 after deducting selling cost of 450। ठीक है, अब ये इसने बेचा कितने का है, बेचा है 6,000 से ज्यादा का, खरीदा था 6,000 से कम का, तो यहाँ पे 2 कैलकुलेशन होंगी। एक तो नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू गेन निकालेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन क्या होगी, 6,300 माइनस 2,000, तो वो 4,300 का गेन आ गया। दूसरी कैलकुलेशन क्या होगी, दूसरी कैलकुलेशन में चाहिए मुझे ग्रॉस प्रोसीड्स। अब ग्रॉस प्रोसीड्स कैसे निकलेंगे जी, 6,300 है नेट प्रोसीड, जिसमें से सेलिंग कॉस्ट माइनस हुई भी है, वो वापस ऐड कर देंगे हम। तो हमने कहा जी 6,300 प्लस 450, ये बन गई ग्रॉस प्रोसीड्स 6,750, इसमें से माइनस करना है कितना जी, 6,000। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 पे और डिवाइड कर देना है 3 पे, वो आता है 1,250। 4,300 और 1,250 में से हमने लोअर वाला गेन लेना है, तो लोअर वाला आ रहा है 1,250, यही इसका आंसर है, आप ब्लैंक में लिख दोगे। क्लियर। नंबर 14, हाउ मच मस्ट सीमस पे टू HMRC ऑन 31st January 2024 इग्नोर NIC। अच्छा, NIC के अलावा उसने कितना पे करना है। Siemens started as a sole trader in business on in the tax year 22-23 and is required to make his first payment of tax under self assessment on 31st January 24। अब पहला साल है तो जाहिर बात है फिर इसने डायरेक्टली जो पेमेंट देनी है 31st January 24 को देनी है, जिस दिन बैलेंसिंग पेमेंट देते हो। The income tax payable for 23-24 will be 4,000 pounds। Siemens also has a capital gains tax liability of 800 pounds in the same tax year। Siemens estimated income tax payable for tax year 23-24 is कितना, 5,210।
अच्छा, अब उसने क्या जी कितना पे करेगा। करंट ईयर में आपके पास जो टोटल लाइबिलिटी है वो कितनी है, 4,000 प्लस 800, तो यानी 4,800 इस साल का टोटल है। इसमें से आपने माइनस करनी पेमेंट ऑन अकाउंट। ठीक है, पेमेंट ऑन अकाउंट इसने कब दी होगी, पेमेंट ऑन अकाउंट इसने कब दी होगी, पेमेंट ऑन अकाउंट कब दी होगी जी। इस साल से रिलेटेड इसने कोई पेमेंट ऑन अकाउंट दी होगी, नहीं, क्योंकि पहला साल था। तो ठीक है, मतलब इस साल से रिलेटेड इसने कितना पे करना है, 4,000 प्लस 800, 4,800। और अगले साल की जो लाइबिलिटी है उसकी पहली पेमेंट ऑन अकाउंट तो इसी रेट पे देनी पड़ेगी। अब करंट ईयर की इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी जी, 4,000, तो 4,000 का 50% बनता है 2,000, ये भी पे करना है। 4,800 प्लस 2,000 जो टोटल आपने इस डेट पे पे करना है वो कितना होगा, 6,800। अब ये जो एस्टिमेटेड इनकम टैक्स पेएबल है ये तो किसी चीज के लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास तो करंट टैक्स ईयर 22-23 की एक्चुअल लाइबिलिटी गिवन है ना। ठीक है, और अगले साल का जो बेसिकली टैक्स पेएबल उसने बताया है एस्टिमेटेड वो ज्यादा है। तो ठीक है, ज्यादा है तो हम क्या करते थे, पिछले साल की जो है टैक्स लाइबिलिटी उसका 50% पे करते थे। तो 22-23 की लाइबिलिटी कितनी है, 4,000, इसका 50% आप पेमेंट ऑन अकाउंट दोगे। वो अगले साल का अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता कि अगले साल की लाइबिलिटी है 2,000, तो मैं 2,000 का 50% पे करता, क्योंकि हमने पेमेंट ऑन अकाउंट में क्या पढ़ा था कि अगर तो अगले साल की लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो करंट ईयर का 50% पे कर दो। ठीक है, लेकिन अगर अगले साल का कम है एस्टिमेटेड लाइबिलिटी तो उस एस्टिमेटेड लाइबिलिटी के 50% पे करें। ठीक, तो इसका आंसर इज ऑप्शन ए। आखिरी एमसीक्यू, हाउ मच पर्सनल अलाउंस विल बेवर्ले बी एंटाइटल्ड टू फॉर द टैक्स ईयर 22-23। कहते हैं बेवर्ले अर्नड अ सैलरी ऑफ 105,800 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 22-23। अब 1 लाख से ज्यादा है। बेवर्ले हैज नो अदर इनकम फॉर द टैक्स ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर बेवर्ले मेड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 900 नेट टू द पर्सनल पेंशन स्कीम। अब पहले तो मैं इसकी एएनआई निकालूंगा। एएनआई निकालने के लिए मुझे पीपीसी की अमाउंट चाहिए 900, उसने क्या नेट है, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, ग्रॉस अमाउंट कितनी आ गई, 1125। अब 1125 में से आपने माइनस करना है इसको 105,800 में से, 105,800 माइनस 1125, आपकी एएनआई आ गई 104,675। इसमें से आपने माइनस करना है 1 लाख, वो आ गया 4,675 डिवाइडेड बाय 2, यानी पर्सनल अलाउंस में से आप 2,338 माइनस कर दोगे। पर्सनल अलाउंस था कितना, 12,570 में से आप माइनस करेंगे, 12,570 में से आप माइनस करेंगे 2,338, तो आपका जो रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस है वो कितना होगा, 10232। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर इज 10232। ठीक है, 233 कर लो, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन उसने दिया, क्लियर। ओके जी, सो ये तो जी हमारे पास थे एमसीक्यूज। अब ये एमसीक्यूज क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास था तो हम वहां से डिस्कस करते गए हैं, तो मेरा ख्याल है टोटल हमें 15-20 मिनट लगे। खुद करते तो ये डबल कर लो, मतलब 40 मिनट लग जाते। लेकिन इफेक्टिवली जब आप एग्जाम में कर रहे थे तो 40 नहीं लगते, ये तकरीबन 30-35 मिनट्स के अंदर हो जाता है। मूविंग ऑन जी, ओटीक्यू पे जाते हैं। अब ये पहला ओटीक्यू जी इसने दिया हुआ है जी पेंट। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करना है आपने। अब यहाँ पे आप देखो रिक्वायरमेंट को अगर ना भी देखो, सिनेरियो को देखो, तो पेंटिंग, बोर्ड, हाउस, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, कैश रिसीव्ड ऑन टेक ओवर, बिजनेस सोल्ड, तो ये सारी बेसिकली वो बातें कर रहा है जी आपके पास कैपिटल गेन्स टैक्स की। अब जैसे पहला सवाल ये ऊपर रिक्वायरमेंट दी हुई है इसने, कहता है व्हाट इज द कॉस्ट फिगर दैट विल बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द चार्जेबल गेन ऑन डिस्पोजल्स एंड एलीड्स टू पेंटिंग्स। पेंटिंग जो बेची है, 2 पेंटिंग्स बेची हैं, उनकी कॉस्ट क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। ये रही जी पेंटिंग। सिनेरियो पढ़ते हैं जी। कहते हैं जी एलिड एंड डगलस आर सिस्टर एंड ब्रदर। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 22-23 दे डिस्पोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। एलिड ने क्या बेचा जी, 2 पेंटिंग सोल्ड ऑन 5th of June 2022. Elite had originally purchased a set of 3 paintings on 30th of June 2010 for £14,000. Two of the paintings were sold on 45,000 and the market value of the remaining paintings at that time was कितना, 18,000। अब ये क्या हुआ, 3 पेंटिंग खरीदने से 2 बेची हैं, ये हो रहा है पार्ट डिस्पोजल। ये क्या हो रहा है जी, पार्ट डिस्पोजल। तो अब पार्ट डिस्पोजल में आप कॉस्ट कैसे निकालते थे, फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं जी। अब ए क्या है जी, 2 पेंटिंग्स उसने बेची हैं, कितने की बेची हैं, 45,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय
45,000 और आखिरी की रिमेनिंग की वैल्यू कितनी है 18, तो 45 प्लस 18 कितना होगा? 45 प्लस 18 ये बनेगा जी 63। यानी फॉर्मूला बन गया 45,000 डिवाइडेड बाय 63,000 मल्टीप्लाई बाय जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी 14,000। तो इसका मतलब है जो दो पेंटिंग्स आपने बेची उनकी कॉस्ट कितनी है जी 10,000 पाउंड। तो इसका आंसर वुड बी ऑप्शन बी। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंट है ना उसने किया सवाल, मतलब ऐसे नॉर्मली पार्ट डिस्पोजल में वो लैंड ही देता होता था, अब लैंड के अलावा उसने पेंटिंग दे दी है, फॉर्मूला लगा लो। शेयर्स में ये फॉर्मूला नहीं लगाना, अगर शेयर्स बेचे जा रहे हैं तब ये पार्ट डिस्पोजल फॉर्मूला नहीं लगेगा। शेयर्स के केस में वो आप जो हम वो शेयर पूल और वो सारा काम करते थे वही वाला मैचिंग ऑर्डर उसका। अच्छा अगले सवाल पे आते हैं जी। कहते हैं व्हाट इज द गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ द बोट बाय एली टू हर ब्रदर। अच्छा इसने बोट अपने भाई को बेची है, कनेक्टेड पार्टी आ गया, तो कनेक्टेड पार्टी को जब देंगे तो डिस्पोजल प्रोसीड्स क्या होंगी? मार्केट वैल्यू। कहते हैं द बोट हैज बीन परचेज्ड ऑन 1st of May 2017 फॉर 5,000 pounds. Ellie sold the boat to her brother for 4,000 pounds on 30th September 2022 when it was worth 10,000. तो डिस्पोजल प्रोसीड कितनी होंगी 10, कॉस्ट थी 5, गेन कितना आ गया 5,000। अच्छा मजे की बात है देखो ऑप्शन में 5,000 उसने दिया हुआ है, ठीक है। कहते रही एली हैड स्पेंड 450 ऑन रीपेंटिंग द बोट and 500 installing navigation system before she sold the boat to her brother. The boat had not previously not had a navigation system. रीपेंट करने की जो कॉस्ट है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रीपेंट करने की कॉस्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको तो हम इग्नोर करेंगे। लेकिन जो इसने नेविगेशन सिस्टम लगाया है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। मतलब बोट की कॉस्ट इसके लिए 5,000 नहीं थी, बोट की कॉस्ट थी 5,500। तो 10,000 माइनस 5,500 गेन कितना आएगा 4,500, ठीक है। अच्छा अब आप अगर दोनों माइनस कर लेते हो 450 और 500, मतलब ये दोनों आप माइनस कर लेते हो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी 5,950। तो आंसर 4,050 वो भी ऑप्शन में है, ठीक है। अगर कोई इसकी प्रोसीड 4,000 लेगा, ठीक है, प्रोसीड अगर कोई इसकी 4,000 ले लेगा तो उसके अकॉर्डिंगली नहीं उसने तब नहीं दिया, मतलब ऑप्शन ए नहीं निकलता। अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल ले, एक अलग बात है, लेकिन ए नहीं निकलता, बाकी बी सी और डी तीनों आते हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what is the total period of occupation actual and deemed that will be used for the purpose of calculating the PPR relief on the disposal of Ellie's house? एली ने अपना घर बेचा है, पीपीआर के मंथ्स पूछ रहे हैं, ऑक्यूपेशन के कितने होंगे। कहते हैं the house has been purchased on 1st December 2008 and Ellie has only main residence throughout the whole 170 months of ownership. 170 months है जी ओनरशिप के। The table below shows the period of occupation of the house during her ownership. एक्चुअली घर में रही कितने महीने? 30 महीने, तो ये 30 तो ऑक्यूपाइड है। फिर रिक्वायर्ड टू वर्क एल्सवेयर इन यूके, यूके में कहीं और काम कर रही है, फिर ओवरसीज ट्रैवलिंग की और फिर वापस आई है, तो यूके में कहीं और काम करने वाले 24 महीने एग्जाम्प्ट हैं। फिर जो उसने ट्रैवलिंग की ओवरसीज इसमें से 36 मंथ्स एग्जाम्प्ट हैं, 3 ईयर फॉर एनी रीजन, ठीक है। उसके बाद घर में कितना अर्सा रही है 32 मंथ्स, वो भी ऑक्यूपाइड है। और उसके बाद वो दोबारा चली गई ट्रैवल ओवरसीज, इसमें सिर्फ अब जो आखिरी 9 मंथ्स है वो एग्जाम्प्ट होंगे। तो जो टोटल एग्जाम्प्ट मंथ बनते हैं वो कौन से हैं जी 131, ठीक है। और आंसर हमारे पास यहाँ पे 131 है। क्लियर? सोहेल कुछ समझ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, what is Ellie's chargeable gain in respect of the cash received following a takeover of River PLC by Lake PLC? अच्छा रिवर ने लेक पीएलसी को खरीदा है और जो कैश उसको रिसीव हुआ है उसमें कह रहा है गेन कितना है। अब ये तुमने पढ़ा था कि जो कैश मिलेगा उसमें क्या इंक्लूडेड होगा? पार्ट डिस्पोजल। कहते रही एली हैड ओरिजिनली परचेज हर 1,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन रिवर पीएलसी ऑन 8th of July 2013 फॉर 6,250, यानी ये ओरिजिनल कॉस्ट आ गई है। अब यहाँ पे पार्ट डिस्पोजल वाला फॉर्मूला लगना है। Under the terms of the takeover, Ellie received total cash of 11,400 and 2,000 shares, 2,000 pound one ordinary shares in Lake PLC. Immediately after the takeover, the Lake One PLC 1 pound ordinary share was quoted at 3.5. अच्छा अब जो शेयर्स उसको मिले हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? 3.5। यानी यहाँ पे अगर मैं मार्केट वैल्यू निकालूं जो शेयर्स मिले हैं तो वो कितनी होगी? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये कितना बनता है जी 7,000, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूला डालूं a डिवाइडेड बाय a प्लस बी, कैश कितना मिला 11,400 प्लस 7,000, ये बनेगा 18,400, ठीक है। तो 11,400 डिवाइडेड बाय 18,400,
मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 6250। मतलब जो पार्ट डिस्पोजल हुआ है उसकी कॉस्ट ये आ रही है 3872। माइनस कर दो प्रोसीड्स में से। प्रोसीड्स कितनी है जो कैश मिला है? 11400। तो इसका मतलब है गेन कितना होगा? गेन वुड बी 7572.7। तो टू द नियरेस्ट डॉलर, हमने टू द नियरेस्ट पाउंड इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसका आंसर होगा 7528। क्लियर? अब ये सारी वही चीजें जो हमने सीडीटी में पढ़ी हुई, उसमें ओटीक्यू में बारी बारी करके पूछनी है। आखिरी सवाल क्या कहता है जी? व्हाट इज द कैपिटल गेन टैक्स ड्यू ऑन द डिस्पोजल ऑफ डगलस प्रॉपर्टी? डगलस ने जो प्रॉपर्टी बेची है उस पर टैक्स कितना होगा? इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, कहते हैं जी द प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सोल्ड। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो टैक्स रेट क्या होगा? 18 और 28। और डगलस ने ये भी बेचा है, इसने अपना ट्रेड भी बेचा है। पढ़ लेते हैं। डगलस सोल्ड हिज सोल ट्रेडर बिजनेस एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर 22-23। द डिस्पोजल रिजल्टेड इन अ चार्जेबल गेन ऑफ 28,200 व्हिच क्वालिफाइज फॉर बीएडीआर। तो ये जो बीएडीआर वाला गेन है, ये उसकी वो लिमिट को यूज करेगा, और पहले टैक्स भी इस पे लगता है। The residential property was not Douglas' main residence and resulted in a chargeable gain of 107,300. सही है। Douglas does not have any taxable income in the tax year 22-23. He had no other capital disposal during the tax year other than shown above. ठीक है। अब इस पे टैक्स किस तरह निकलेगा? डगलस साहब के लिए टैक्स आप किस तरह निकालोगे? पहले तो हम इसका प्रॉपर्टी वाला गेन लिखेंगे, वो कितना? 107,300 माइनस कर देंगे इसमें से एनुअल एग्जम्पशन 12,300 की, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मिलनी है। ये टैक्सेबल गेन आता है 95,000 का। अब 95 पे टैक्स किस तरह लगाना है? लिमिट कितनी थी? 37,700। इसमें से जो बीएडीआर वाला गेन है वो कितना यूज कर लेगा? 28,200। मतलब लिमिट बची 9500 की। 95,000 में से 9500 का जो गेन है इस पे टैक्स लगेगा 18% पे। तो 9500 पे टैक्स लगाते हैं हम 18% पे, वो आ गया जी आपके पास 1710। ठीक है। अब 95,000 माइनस 9500, ये जितना भी बचा इस पे टैक्स लगेगा कितना? 28% पे। ये आ गया 23940। अब 23940 और वो कितना आया था? 23940 और 1710। 23940 प्लस 1710, टोटल गेन इज 25650। अब उसने गेन टैक्स पूछा था सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, टोटल नहीं पूछा था। अगर टोटल पूछा होता तो मैं 28,200 पे भी 10% लगा के इसमें ऐड कर देता, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसने पूछा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे सिर्फ कितना गेन है। ऐसे ही है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टोटल गेन टैक्स आ रहा है, दैट इज 25650। आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? ये जी हमारा एक ओटीक्यू हो गया। अब एक ओटीक्यू को हमने तकरीबन सॉल्व भी किया है, क्योंकि तकरीबन हमने आंसर्स तो मेरा ख्याल है बाद में एंड में मैच किए हैं, वैसे तो हम सॉल्व करते गए हैं। तो इट टुक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। टाइम अलाउड इसके लिए 18 मिनट है। 18 मिनट काफी होते हैं, सिर्फ अगर आपको चीजें याद हैं। नहीं याद फिर एक मसला बनता है। ठीक, नेक्स्ट ओटीक्यू पे जाते हैं जी। अच्छा जी, इस ओटीक्यू में क्या कह रहे हैं? अब ये ओटीक्यू अगर आप देखो तो सिनेरियो में देखें तो लाइफ टाइम ट्रांसफर, डेथ स्टेट, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें तो इसका मतलब है कि आईएसटी का सवाल है। अब ओटीक्यूज मैंने आपको बताया था कि एक ओटीक्यू होगा आपका कैपिटल गेन्स टैक्स से, एक इनहेरिटेंस टैक्स से, और तीसरा वैट से प्रोबेबली। नॉर्मली एग्जामिनर यहाँ से देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चेंज नहीं कर सकता, वो बिल्कुल चेंज कर सकता है। लेकिन जो एक उसका सेट पैटर्न है पिछले 5-6 साल का, वो ओटीक्यूज जब से इंट्रोड्यूस किए हैं वो यहीं से दे रहे हैं। सो लेट्स रीड इट आउट। पहले सवाल की रिक्वायरमेंट तुमने कहा जी, हाउ मच आईएसटी वाज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेट ऑफ 475,000 मेड ऑन 26 जुलाई 2020 एज द रिजल्ट ऑफ मैग्नस डेथ इन जुलाई 22। अगर अब मैग्नस की जुलाई 22 में डेथ हो जाती है तो ये जो पेट इसने दिया था 475 का, इस पे कितना टैक्स पे होगा? सो लेट्स सी। आंसर तो हमारे पास है, लेकिन कैलकुलेट कैसे होगा वो हमें देखना है। मैग्नस डाइड ऑन 30 जुलाई 2022। तो अगर इससे 7 साल पीछे जाए तो डेट क्या आएगी? 1 अगस्त 2021, 20, 19, 18, 17, 16 और 15। ऐसे ही है। यानी 1 अगस्त 2015 से ऑनवर्ड जो भी इसने गिफ्ट दिया वो टैक्सेबल है। एक इसने गिफ्ट दिया है, कहते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम शी मेड द फॉलोइंग ट्रांसफर्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी अवेलेबल एग्जेम्पशन। पहला गिफ्ट दिया 20 जनवरी 2014 को, पेट था, तो ये तो डेथ के केस में क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। दूसरा गिफ्ट दिया था 11 मई 2014 को, और ये सीएलटी था। अब डेथ के केस में इस पे टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन जो इससे नेक्स्ट गिफ्ट है 26 जुलाई 2020, ये इसके पिछले 7 साल में आ रहा है, मतलब ये निल रेट बैंड को रिड्यूस करेगा।
कहते हैं पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर विद द वैल्यू ऑफ 475। अब इस 475 पे डेथ के केस में टैक्स कैसे लगेगा? पहली बात तो ये कि इस 475,000 में से हम माइनस करेंगे नील रेड बैंड। नील रेड बैंड है 325 का, जिसमें से 115 यूटिलाइज हो गया इस पिछले गिफ्ट की वजह से। ठीक है, तो नील रेड बैंड कितना बचेगा? 325 माइनस 115, वो बनता है 212। ठीक है, तो 475,000 माइनस 212,000 का नील रेड बैंड आ गया। सॉरी, 475,000 माइनस 212,000, रिमेनिंग बचा जी 263। अब इस 263,000 पे टैक्स लगेगा 40%। टैक्स आ गया इस पे 105,200 का। ठीक है, ये आ गया आपका जी टैक्स। मैंने कैलकुलेशन गलत की है। 475,000, ठीक है, एक मिनट, 325 माइनस 115, 210, हमने 212 बचा लिया था, वो मिस्टेक हो गई। ओके, सो 475,000 माइनस करेंगे आप इसमें से 210,000, निलरेड बैंड 265 आया, इस पे टैक्स लगेगा जी आपके पास 40%। ये आ गया 106,000। अब इस पे लाइफ टाइम में कोई टैक्स पे हुआ नहीं था, वो माइनस नहीं करना। दूसरा, इस पे टेपर रिलीफ आएगा नहीं, क्योंकि 3 साल से कम है, तो इसका मतलब है टैक्स जो इस पे होना है वो कितना है? 106,000। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स लायबिलिटी ऑन मैग्नस डेथ स्टेट? डेथ स्टेट पे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ये आ गई डेथ स्टेट। अब डेथ के पिछले 7 साल में ये वाला गिफ्ट आ रहा है, और इसकी जो कैरी फॉरवर्ड ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट है 475 है, तो इसका मतलब है ये नील रेड बैंड खा गया हुआ है, डेथ स्टेट के लिए कोई नील रेड बैंड अवेलेबल नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नस डेथ स्टेट वाज 1200,000 फॉर इनहेरिटेंस टैक्स पर्पसेस। दिस इंक्लूडेड अ मेन रेजिडेंस वैल्यूड एट 200,000 एट द डेट ऑफ हिज डेथ। Magnus will left 600,000 to his wife Senga, the main residence to his daughter, and the residue of the estate went to his son. अब रेजिडेंस है जो कि उसने किसको दी है? डॉटर को, तो डॉटर डायरेक्ट डिसेंडेंट में आती है, इसका मतलब है रेजिडेंशियल निलरेड बैंड मिलेगा। दूसरा वाला निलरेड बैंड तो मिल नहीं रहा। अब होगा क्या? इसकी स्टेट कितनी थी? 12 लाख की। 12 लाख में से 6 लाख तो माइनस करते हैं, वो उसने किसको दे दिया है? वाइफ को। बाकी 6 लाख पे टैक्स लगने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से भी 175,000 का क्या मिल जाएगा? रेजिडेंशियल निलरेड बैंड। वाइफ जिंदा है तो उसका वाला मिल नहीं सकता। मतलब टैक्सेबल कितना आ गया? 4,25,000। और इस 4,25,000 पे डेथ के केस में टैक्स कितना लगेगा? 40%। तो डेथ स्टेट पे जो टैक्स बन रहा है वो है जी 170,000। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं जी कि व्हाट वुड द आईएसटी implication have been if under the terms of his will Magnus had left the residue of his estate to his grandchildren rather than to his son? अगर ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टेट दे दे सन के बजाय तो क्या फर्क पड़ेगा? कहते हैं इट वुड रिमूव द पोटेंशियल फॉर डबल टैक्स चार्ज टू आईएसटी बिफोर सेंगास डेथ। सेंगास एस्टेट इज इनहेरिटेड बाय ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, ये हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा कि 2 दफा टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड कहता है इट वुड हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ आईएसटी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मैग्नस डेथ स्टेट व्हेन ही डाइज। तो मैग्नस की डेथ पे जो टैक्स लगना है उससे उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It would not result in any saving IHT for Magnus for his son and grandchildren. तो सेविंग तो करेगा, ये तो वो गलत कह रहे हैं। लास्ट कहते हैं it would reduce the inheritance tax liability when Magnus grandchildren dies। नहीं, ग्रैंडचिल्ड्रन के मरने पे तो लाइबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कहते हैं Senga were to die on 15 December 2023, how much IHT would she have saved as the result of making cash gift of 15,000 to her son on 15 August 2017 rather than retaining the cash until her death? अच्छा, अगर जो ये 15,000 है बेटे को दे दे लाइफ टाइम में तो कितना टैक्स बचा लेगी? 15 अगस्त 2017 से लेकर 15 दिसंबर 2023, ये कितना टाइम पीरियड बनता है? लेट्स काउंट। 15 अगस्त 2017 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये 6 से 7 साल में आ रहा है। मतलब ये 15,000 को डेथ तक ले जाती तो इस पे टैक्स कितना लगता है? 40%। ठीक है, इस 15,000 पे टैक्स लगता है 40%, और इस 40% टैक्स में से टेपर रिलीफ आपको मिल जाता है कितने परसेंट? 6 अबव है तो 80% टेपर रिलीफ मिल जाता है। 6 साल से ऊपर हो गया ना, तो अगर 80% टेपर रिलीफ है तो इसका मतलब है इसका 20% टैक्स पे करना पड़ता है एक्चुअली, तो वो बनता है 1200। तो 1200 पे करना पड़ता है, लेकिन सेव कितना हो जाता है? 6,000 में से 1200 माइनस कर लो तो सेव हो जाता है 4800। 4800 नहीं, इसका आंसर कुछ और है, सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा।
Sangha is still alive when her will leaves an estate to her two children. On 15 August 2017, Sangha made a cash gift to her of 15,000 to her son. This figure is before taking account of any exemption. अच्छा, exemptions minus करनी है, sorry. तो 15,000 minus 6,000. ठीक है. अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम गलत ना करते हैं. Sangha has made a previous lifetime gift to her trust on 1st November 2015. 1st November 15 कौन सा टैक्स ईयर बनता है? 15-16. और 15 अगस्त 2017 कौन सा बनता है? 17-18. तो इसका मतलब है ठीक है, 15-17-18 और 16-17 दोनों की एग्जाम्पशन अवेलेबल थी. एंड अनदर ट्रांसफर टू द सेम ट्रस्ट ऑन 1st November 20, तो वो भी नहीं है. ठीक है, दो एग्जाम्पशन माइनस की. इस पे टैक्स कितने परसेंट लगेगा? 40%. लेकिन इस 40% का हमें सेव कितना होगा? 80%. ठीक है, ये क्या कर रहा है? कैश गिफ्ट जो सन को दिया है उसमें टैक्स कितना सेव होगा? तो इसने आंसर में क्या है जी, 5280 सेव हो जाएगा. अभी हमारा टैक्स कितना बन रहा था? 9,000 का 40%, वो बना 3600. इस 3600 का कितने परसेंट सेव होगा? 80%. वो बनता है 2880. तो 2880 प्लस एग्जाम्पशन वाली अमाउंट ले रहे हैं. क्या कर रहे हैं? आंसर देखते हैं यार इसका. कहते हैं जी 15,000 ये माइनस किया, 40% टैक्स आ गया, 720 एडिशनल टैक्स आ गया. कैश लेफ्ट इन स्टेट में ज्यादातर. अच्छा ठीक है, वो उसने कंपैरिजन लिया ना. वो पूछ रहा है कि अगर डेथ तक रिटेन कर लेते तो क्या होता? लाइफ टाइम में कितना टैक्स लगा था इस पे? 3600. और 3600 पे 80% तो रिलीफ मिल गया था, तो मतलब 20% पे करना था, 720. अगर वो डेथ तक अपने पास रखता तो इस 15,000 पे पूरे पे टैक्स लगता है 40%. वो होता 6,000. 6,000 माइनस 720, कितना टैक्स बच गया? 5280. समझ आई इसकी? उसने कंपैरिजन दी है कि अगर वो डेथ तक अपने पास रखे तब क्या होगा, और अगर जो लाइफ टाइम में गिफ्ट कर दी है उसकी वजह से टैक्स कितना बच गया. अगर ये डेथ तक अपने पास रखता और मतलब डेथ के केस में गिफ्ट होता 15,000, तो इस पे कोई एग्जाम्पशन ना मिलती. पूरे 15,000 पे टैक्स कितना लगता? 40%, वो बनता 6,000. लेकिन लाइफ टाइम में हमने जब गिफ्ट किया तो उस पर टैक्स कितना बना था? 720. तो लाइफ टाइम में गिफ्ट करने की वजह से टैक्स सेव कितना हुआ? 5280. बस क्वेश्चन को जरा समझना है गौर से. अच्छा, उसके बाद कहते रही, इफ सेंगा वर टू डाई ऑन 15 December 2023, who would be responsible for paying the additional inheritance tax arising from the cash gift on Senga's son on 15 August 2017, and when this would be due? उसने गिफ्ट किया था सन को, तो सन ही पे करेगा. और कब पे करेगा? डेथ के 6 महीने के बाद. डेथ का मंथ छोड़ के 6 महीने के बाद. डेथ कब हुई है जी? दिसंबर 2023. तो दिसंबर छोड़ दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. तो ड्यू डेट होगी 30 जून 2024. और पे किसने करना है? सेंगा के सन ने. ये हो गया दूसरा ओटीक्यू. मूविंग ऑन. अगला ओटीक्यू हमारे पास आ रहा है जी, प्रोबेबली ये वैट का है. और अगर पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कहते हैं बाय विच डेट शुड आर्किलाइन लिमिटेड नोटिफाई HMRC ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर फॉर वैट, एंड बाय विच डेट दैट रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम. अब वो क्या कह रहे हैं कि HMRC के साथ रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट क्या है, नोटिफाई कब तक करना है, और रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगी. ठीक है, देखते हैं. कहते हैं यू शुड assume that today's date is 1st December 2023. Arcaline Limited began trading on 1st of September 2023. The company's outputs and inputs, inclusive and exclusive of VAT, for the first 3 months of trade were as follows. ठीक है. अब इसने सेल्स बताई हुई है. सितंबर की सेल्स हैं, अक्टूबर की सेल्स हैं, नवंबर की सेल्स हैं. ठीक है, 3 महीने की. कहते रही ऑल इनपुट्स आर स्टैंडर्ड रेटेड. आर्किलाइन लिमिटेड इज नॉट वैट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. इन 3 महीनों में रजिस्टर्ड नहीं है. वैट रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहते हैं? आर्किलाइन लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग अ लार्ज ऑर्डर ऑफ 120,000 ऑन 1st December 2023 एंड so will register for VAT on the date when it is obliged to do so as a result of this order. तो 1st December को ऑर्डर मिल गया. अब यहाँ पे फ्यूचर टर्नओवर टेस्ट में आप देखोगे कि अगले 30 दिन में हमारी सेल्स 85,000 को क्रॉस कर रही है. तो इसका मतलब वी हैव टू गेट रजिस्टर. तो HMRC को नोटिफाई कब तक करना है आपने? 30 दिसंबर तक.
1 दिसंबर का ऑर्डर मिला है ना, उससे अगले 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिसंबर तक मुझे एचएमआरसी को क्या करना है, नोटिफाई करना है। और उसने उसने पूछा था रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगी। रजिस्ट्रेशन जी इफेक्टिव हो जाएगी 1 दिसंबर 2023 से, यानी आज से ही। रजिस्ट्रेशन आज से इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर टर्नओवर टेस्ट में हमने क्या कहा था, अगले 30 दिन में अगर एक्सपेक्टेड है कि सेल्स एक्सीड कर रही हैं तो एचएमआरसी को नोटिफाई करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से ही इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। सो हिस्टोरिक टर्नओवर टेस्ट में क्या होता था, अगले 30 दिन के अंदर बताना था, और 30 दिन के अगले दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती। मतलब अगर हिस्टोरिक होता तो रजिस्ट्रेशन में कहता 1 जनवरी 24 से इफेक्टिव है। देखो आंसर उसने ये भी दिया हुआ है, लेकिन जो 30 दिसंबर वाला ऑप्शन है वो ये एक ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सवाल तो हो गया, इसका तो डी है। नेक्स्ट पे जाते हैं। कहते व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट वैट दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट व्हेन आर्कलाइन लिमिटेड रजिस्टर्स फॉर वैट। अच्छा, आर्कलाइन जब वैट के लिए रजिस्टर हो रहा है तो प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट वैट कितना है, देखते हैं जी। On this date, the value of the inventory held by Arcaline is expected to be 20,000 pounds, exclusive of VAT. Arcaline Limited outputs will be standard rated for VAT. ठीक है, तो इसका मतलब है जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है इस पे वैट रिकवर हो सकता है। ठीक है, और जो सर्विसेज हैं पिछले 3 महीने की, इन पे भी वैट रिकवर हो सकता है। ये सारी फिगर्स उसने कहा एक्सक्लूसिव ऑफ वैट है ना। बस ठीक है, तो इनको टोटल कर लेते हैं। किधर गया जी हमारा कैलकुलेटर। पहले सर्विसेज की अमाउंट डाल लेते हैं। सर्विसेज 3000 प्लस 4500 प्लस 2367। सर्विसेज 6 महीने की थी जिन पे वैट रिकवर हो सकता था रजिस्ट्रेशन से पहले, अभी तो 3 महीने की है। प्लस इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है हमारे पास, 20,000। जारी बात है इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है सिर्फ उस पर वैट रिकवर करना है। अब पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो इन्वेंट्री खरीदी हमने काफी सारी है, मतलब 75, हमने तकरीबन 1 लाख के करीब इन्वेंट्री खरीदी है। लेकिन जितनी पड़ी हुई है उस पर वैट रिकवर करेंगे ना, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जो बेच दी उस पर तो नहीं होगा। मतलब टोटल जो वैट हमने रिकवर करना है 29,867 पे करना है, और ये वैट इंक्लूसिव है, तो क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100। तो जो वैट आप रिकवर करोगे प्री रजिस्ट्रेशन वाला वो कितना है जी, 5973.4। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement about the impact of our client VAT registration is correct? VAT registration के बारे में क्या स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। कहते हैं आर क्लाइंट लिमिटेड नॉन वैट रजिस्टर्ड कस्टमर विल नॉट बी नेगेटिवली इंपैक्टेड। जो मेरे कस्टमर ऐसे हैं जो कि वैट के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि मैं उनसे वैट लेना शुरू कर दूंगा लेकिन वो वैट रिकवर नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए तो नुकसान है। सेकंड, आर्कलाइन लिमिटेड विल बी एबल टू रिक्लेम फ्यूचर इनपुट वैट ऑन फ्यूचर परचेजेस। फ्यूचर में जो हम चीजें खरीदेंगे उन पे वैट रिकवर कर सकेंगे। यस, रजिस्ट्रेशन की बात तो करते हैं। फिर कहते हैं आर्कलाइन लिमिटेड विल बी एबल टू अवॉइड पेनल्टीज। पेनल्टी अवॉइड कर देंगे, पेनल्टी अगर तो कहीं पड़नी होगी तो वो पड़ेगी ना। और लास्ट क्या कहता है, आर्कलाइन लिमिटेड वैट रजिस्टर्ड कस्टमर विल सी एन इंक्रीज इन देयर इनवॉइसेस। हाँ जी, जो वैट रजिस्टर्ड कस्टमर है उसको क्या इनवॉइस में इंक्रीज नजर आएगा, नहीं। वो तो जो वैट हमें पे करेगा एचएमआरसी से वापस चलेगा, तो उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, जो एचएमआरसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। थ्योरी वाले को दोबारा कह रहा हूँ, गौर से पढ़ के करना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी, व्हाट अमाउंट ऑफ इनपुट वैट विल आर्कलाइन विल लिमिटेड बी एबल टू रिक्लेम इन रिलेशन टू प्लान्ड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस फॉर द वैट फॉर द फर्स्ट वैट क्वार्टर। ठीक है, कितना वापस लेना है एम्प्लॉय से रिलेटेड। एम्प्लॉय वाला किधर गया, ये रहा। फ्यूचर प्लान्स में कहता था कंपनी इज प्लानिंग टू स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ बीइंग वैट रजिस्टर्ड। 2700 ऑन स्टाफ एंटरटेनमेंट। हाँ जी, स्टाफ एंटरटेनमेंट पे आप रिकवर कर सकते हो। यस। 13,500 इंक्लूसिव ऑफ वैट ऑन कार लीजिंग पेमेंट्स। गाड़ी की लीज की है उस पर क्या रिकवर हो सकता है वैट। These will be pool cars and so no employee will be able to use the car for private use। हाँ जी, तो क्या इस पे वैट रिकवर कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो आप जो वैट, हाँ जी, नहीं, इन दोनों पे आप वैट रिकवर करोगे। तो इन दोनों की अगर अमाउंट हम टोटल कर लें 20, क्योंकि गाड़ी का प्राइवेट यूज नहीं है ना, 2700 प्लस 13,500 टोटल अमाउंट बनती है 16,200, और ये वैट इंक्लूसिव है तो क्या करेंगे 20/120। तो जो टोटल वैट आप रिकवर करोगे वो कितना है 2700। अगर गाड़ी का प्राइवेट यूज होता हम इस पे वैट रिकवर नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर गाड़ी लीज पे ली होती
तो उस केस में जो है हम, जैसे कि ये लीज पे ली हुई है और इसका प्राइवेट यूज होता है, तो हम 50% वैट रिकवर करते हैं। ठीक है, सो ये जी हमारे ओटीक्यूज और एमसीक्यूज तो हो गए कंप्लीट। ठीक हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन को हम साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे जाऊं तो उसने क्या कहा, ये पहले रिक्वायरमेंट में, कैलकुलेट द इनहेरिटेंस टैक्स दैट वुड बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कीश्वर्स estate if she died on 6th of April 2023 and state the date when it would be payable. इनहेरिटेंस टैक्स निकालना है और कितने मार्क्स हैं जो उसके 3 नंबर दिए हुए हैं। मतलब अगर सिनेरियो पे जाएं, ये इनहेरिटेंस टैक्स का सिनेरियो आ गया ईश्वर साहब का। ठीक है, ये जल्दी से पढ़ें, कैलकुलेट करें, 5 मिनट आपके पास है, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। जल्दी से ट्राई करें, गलत सही जो होता है मुझे पता है, पहले मॉक में किया हुआ है, लेकिन अभी जैसे कर सकते हो वो कर दो, फिर हम इकट्ठे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए में उसने कहा जी, कैलकुलेट द इनहेरिटेंस टैक्स दैट वुड बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कीश्वर्स एस्टेट इफ शी डाइड ऑन 6th of April 2023 एंड स्टेट व्हेन इट वुड बी पेएबल। टैक्स पे कब करना है? अप्रैल छोड़ के 6 महीने बाद। इट वुड बी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर 23 ये इसकी ड्यू डेट आएगी पेमेंट की। और पे करना कितना है वो देखते हैं जी। सवाल जी पूरा किश्वर के बारे में ही है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट किश्वर property business. Kishwar has been running a rental property business for many years. She owns two freehold residential properties, a 3-bedroom cottage and a 1-bedroom flat, which are both let out all year round. Kishwar used to live in the flat, so it qualifies for principal private residence. She has never lived in the flat at the same time as a tenant. मतलब वो टेनेंट के साथ कभी भी नहीं रही, तो वो लेटिंग रिलीफ नहीं मिलेगा। It has been rented out during any period it was not occupied as her main residence. She has not stayed in the flat for several years now and has no intention of returning to the flat there, returning to live there. The flat still has an outstanding interest-only mortgage. She has never lived in the cottage which was inherited from her grandmother 10 years ago. Kishwar has no intention of moving into the property. अब इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी थी? एक कॉटेज था और एक फ्लैट था। फ्लैट में खुद रही है, कॉटेज में कभी भी नहीं रही। नीदर प्रॉपर्टी इज लेट आउट एज फर्निचर और हॉलिडे अकोमोडेशन। एफएचएल कोई भी नहीं है। करंट वैल्यू दोनों की बताई हुई है, इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज भी बताया हुआ है। एस्टिमेटेड चार्जेबल गेन इफ सोल्ड बिफोर एनी रिलीफ, तो गेन भी खुद उसने बता दिए हैं। पीरियड ऑफ ओनरशिप उसने बताया जी, इसका कॉटेज का है 10 ईयर्स और फ्लैट का है 8 ईयर्स। Period lived as the main residence throughout the period of ownership, 0 years or 3 years. Inheritance tax. The only other asset that Kishwar own is her main residence, that which is currently valued at 450,000 pounds. मतलब ये मेन रेजिडेंस इनके अलावा है अब जिसमें वो रह रही है। This property does not have any mortgage. Under the terms of her will, Kishwar estate would be left to her 2 children, Sammy and Gabby. During January 2021, Kishwar made a lifetime gift of assets to her children, which fully utilized the inheritance tax nil rate band of 325,000. मतलब डेथ स्टेट पे nil rate band नहीं मिलेगा क्योंकि जनवरी 21 में पूरा यूज हो गया। Kishwar divorced from her husband many years ago. ठीक है। Potential sale of 2 properties. None of her children have left home. Kishwar has been considering whether to sell one of her 2 let properties during December 23 to fund some foreign travel. She would prefer to sell the property that will result in lower chargeable gain after leaves, in order to leave her company more money for her travel, pension or other information. पेंशन के बारे में उसने कुछ बातें की हुई, लेकिन अभी तो हमें गेन निकालना है इसकी स्टेट में। जो इसकी स्टेट में प्रॉपर्टीज आएंगी वो क्या क्या आएंगी? स्टेट में क्या क्या आएगा? एक ये 450 वाली, ठीक है। दूसरा कॉटेज आएगा 270 का। तीसरा ये जो फ्लैट है वो आ जाएगा जिसमें से मॉर्गेज माइनस करनी है। तो मतलब अगर इस पे आप आईएसटी निकालोगे तो वो किस तरह निकलेगा? दैट वुड बी 450,000 प्लस 270,000 प्लस 190,000 माइनस कर देंगे 25,000। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज अलग अलग आ गई। ठीक है, ये हो गया 885,000। अब इस 885,000 पे टैक्स लग जाएगा कितने परसेंट जी? 40%। तो ये बनता है 354,000 का, क्योंकि निल रेट बैंड तो अवेलेबल था नहीं इस पे और डेथ स्टेट पे कोई रिलीफ ही नहीं बनता।
मतलब हमारा आंसर बन रहा है जी 354,000 और IST पेबल की अमाउंट ये आ गई। अब इसके अगर आंसर में देखें, आंसर में उसने क्या बताया हुआ है, देखते हैं। हाँ वो आ सकता है, चलो वो भी लगा लेते हैं। क्या था, अगर फिर से करें तो 450 प्लस 270 प्लस 190 माइनस 25, ये हो गया जी 885 माइनस 175 का रेजिडेंशियल नेट रेट बैंड आ गया, बचा 7,10,000। इस पे लगेगा 40% टैक्स, तो वो बनेगा 284। सो ये जी आपके पास IHT लाइबिलिटी आ गई 284 की। ले जी ठीक है। ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर 2023। ठीक है। अब अगर आप रेजिडेंशियल नेट रेट बैंड भूल जाते हो, आधा नंबर इसका कटता है। ठीक है, मतलब मेरे इसमें 2.5 बन रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हम आंसर से वापस जाते हैं जी क्वेश्चन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा जी, एज्यूमिंग दैट किश्वर डज नॉट डाई ऑन 6 अप्रैल 2023, फॉर ईच ऑफ हर टू लेट प्रॉपर्टीज कैलकुलेट द चार्जेबल गेन आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ द अवेलेबल लीव्स but before deducting the annual exempt amount. If she sells the property during December 23, you should also identify which of the two properties will be sold based on Kishwar's stated items. Stated aim. इसका एम भी है कोई जी? इसका एम किधर था, यहाँ पे था कुछ। She would prefer to sell the property that would result in a lower gain आफ्टर रिलीफ इन ऑर्डर टू लीव हर मनी फॉर ट्रेवलर। ठीक है, तो मतलब वो जिस पे कम गेन आएगा वो हमने देखना है। दो प्रॉपर्टीज थी उसके पास, तो ये अगर दोनों प्रॉपर्टीज बेचती है तो कितना कितना गेन है। कॉटेज कितना है जी, 95,000। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट द चार्जेबल गेन। तो ठीक है, इस पे तो गेन कितना आ गया, 95,000 गिवन है। दूसरा जो फ्लैट है उस वो कितना है जी, 116 का गेन है उस पे। ठीक है, ये बिफोर रिलीफ है। अब इस पे अगर मैं PPR लगाऊं तो वो क्या आएगा, 3/8। ठीक है, पीरियड लिव्ड इन है, अच्छा 3 साल ये प्रॉपर्टी में रही है, इसके अलावा ओनरशिप के आखिरी 9 महीने प्रॉपर्टी में रहो या ना रहो वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इसका मतलब है 3 साल 9 महीने, तो ये बनता है 3.75। तो अगर इस पे मैं PPR रिलीफ निकालूं तो वो क्या होगा, 116,000 मल्टीप्लाई बाय 3.75 डिवाइडेड बाय 8, ये इसका आ गया PPR। अब PPR को गेन में से माइनस कर लेते हैं 116,000 में से, ये इसका जो गेन बनता है वो कितना बनेगा, 61,625। ठीक है, तो 61,625 और 95,000 में से लोअर वाला ये बन रहा है। ठीक है, आंसर देखते हैं जी। तो 61,625, तो कीश्वर शुड सेल द फ्लैट, दूसरे कॉटेज का तो गेन उसने दिया भाई था। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना था, सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। PPR में अगर आप वो आखिरी 9 मंथ्स ना लेते, PPR किसने दिया हुआ है 1.5 नंबर। ठीक है, तो उसमें से आपका एक नंबर कट जाता। ठीक है, तो 3 में से 1 कटता, 2 स्टिल मिल जाते, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पूरे जा रहे हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं जी। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, अगेन 3 नंबर का। अब ये वो 10 नंबर वाला सवाल है ना, तो 10 नंबर वाला सवाल जो है उसने क्या किया, उसने रिक्वायरमेंट्स में डिवाइड कर दिया। पहली रिक्वायरमेंट 3 नंबर की, दूसरी 3 नंबर की, तीसरी फिर 3 नंबर की, तो इसका मतलब है एक रिक्वायरमेंट और आएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें परेशान नहीं होना, बस पढ़ते रहो और करते रहो। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कहते हैं जी पार्ट C1 में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिलीफ which Kishwar will benefit from as a result of making the net pension contribution of 32,000 during the tax year 22-23. Note, full income tax computation are not expected for this requirement. उसने क्या पूछा है यहाँ पे, कि अगर ये पेंशन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन 32,000 का नेट, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, क्या सेविंग्स होंगी। पेंशन वाला पार्ट आ गया जी, पेंशन वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, जस्ट अ सेकंड प्लीज।
अच्छा जी, तो यहाँ पे पेंशन वाला अगर इसका पार्ट पढ़ लें तो क्या कह रहे हैं, आफ्टर सेलिंग वन ऑफ द टू प्रॉपर्टीज, मतलब दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टीज बेचेगा, एंड पेइंग ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज इफ एप्लीकेबल, ईश्वर विल हैव 100,000 ऑफ कैश अवेलेबल। दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक बेचेगा और मॉर्गेज वगैरह पे करने के बाद उसके पास 1 लाख बच जाएगा। As well as funding some travel, she wants to make net personal pension contribution of 32,000 in each of the tax year 22, 23 and 23, 24 in order to boost her retirement funds. मतलब दोनों ईयर्स में वो 32,000 पे करना चाह रही है। अब 32,000 पे करेगी तो इसका 100/80 क्रॉस करेंगे तो वो कितना बनेगा, 40,000। मतलब 40,000 पे इसका टैक्स सेव होगा। कहता है ईश्वर वुड लाइक टू नो द टोटल इनकम टैक्स रिलीफ विच शी विल बेनिफिट एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द टैक्स फॉर द टैक्स ईयर 22-23। कितना जो से इस साल जो टैक्स कंट्रीब्यूशन देगी उससे कितना टैक्स बचेगा, टैक्स सेविंग कितनी होगी। कीश्वर हैज यूज्ड अप द पर्सनल प्रीवियस ईयर एनुअल अलाउंस, सो शी हैज नथिंग लेफ्ट टू कैरी फॉरवर्ड टू द टैक्स ईयर 22-23 और 22-23-24। मतलब एनुअल अलाउंस में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन कहता है कि ईश्वर इज अ हायर रेट टैक्स पेयर विद प्रॉपर्टी इनकम ऑफ 37,700 एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 40,000। तो मतलब इसकी दोनों इनकम्स को अगर मिला लूं तो इनकम्स कितनी बन जाती हैं, 77,700 की। 77,700 का मतलब है करंटली ये क्या है, हायर रेट टैक्स पेयर है। ये 32,000 का अगर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन देता है करंट ईयर में, तो 32,000 का ग्रॉस कितना बनेगा, 40,000। एनुअल अलाउंस चार्ज तो उस पर नहीं लगेगा क्योंकि वो 40,000 से कम है। अब इस पे टैक्स कितना सेव होगा, टैक्स कितना सेव होगा, 40% या 20%, 40 या 20% क्योंकि होगा क्या, इस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन की वजह से बैंड इंक्रीज हो जाएगा। कितने से, 40,000 से। मतलब जो टेक्निकली अभी इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम अगर देखें तो इस पे टैक्स कितना लग रहा है, 40% पे लग रहा है ना, वो पे कितने पे आ जाएगा, 20% पे, तो वो 20% टैक्स बच जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और चीज भी देखनी है, क्योंकि ये दोनों जो इनकम्स हैं इसमें से पर्सनल अलाउंस भी तो माइनस होना है ना। इनकम 1 लाख से ज्यादा तो नहीं है इसकी, कम है ना। तो पहले तो पर्सनल अलाउंस, मतलब यहाँ पे उसने कह दी कंपटीशन नहीं बनानी, लेकिन स्टिल आपने बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारी इनकम थी जी 77,700 की, -12570, ये बनता है 65,130। ठीक है, अब 65,130 में से 37,700 माइनस कर दो, कितनी अमाउंट है जो हायर बैंड में एक्चुअली आ रही है, 27,430। तो 40,000 का पेंशन कंट्रीब्यूशन देने से सिर्फ बैंड इंक्रीज होगा, तो मतलब इस 27,430 पे टैक्स कितना बच जाएगा, 20%। मतलब जो टैक्स का बेनिफिट होगा हमें, मेरे ख्याल में वो 5486 का है। अब एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली देखते हैं जी कितना वो सेव हो रहा है, लेट्स सी। अच्छा जी, ये आ गया। कहते हैं बैंड एक्सटेंशन होगी 40,000 की, उस पर 20% टैक्स सेव होगा, ये तो उसने जर्नल बता दिया है। फिर बेसिक रेट टैक्स सेविंग की 40,000 पे 20% सेविंग हो रही है 8,000 में, तो टोटल इसने टैक्स बचाया 16,000। मतलब हमने जो सेविंग निकाली और इसने जो सेविंग निकाली वो दोनों डिफरेंट है। हमें ये 3 नंबर लेट्स अज्यूम नहीं मिल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बताना है आपने कि बैंड इंक्रीज करने से क्या होगा, 40,000 पे हमें 20% टैक्स सेव हो जाएगा, और बेसिक रेट का टैक्स रिलीफ भी तो मिलेगा ना, वो मॉर्गेज इंटरेस्ट पे, तो वो जो है वो भी 8,000 का रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब टोटल 16,000 का टैक्स हमें सेव हो जाएगा। आखिरी जो इसी का सवाल है उस 1 नंबर के लिए, उसमें क्या कहता है, explain why it is beneficial for Kishwar to restrict her annual net personal pension contribution to 32,000 for each of the 3 tax years 22, 23 to tax year 23, 24। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि पेंशन कंट्रीब्यूशन 32,000 पे रिस्ट्रिक्ट करने का उसको क्या फायदा होगा। देखो 1 नंबर है, इसका मतलब हमें एक वैलिड पॉइंट देना है। फायदा यही है कि अगर 40 इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा तो उस पर फिर पेंशन टैक्स चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी एनुअल अलाउंस हमारे पास करेंटली अवेलेबल नहीं है। आंसर पढ़ लेते हैं, थियोरेटिकल है। तो ये आ गया जिसका, कहते हैं इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर कीफर टू रिस्ट्रिक्ट हर पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन टू 32,000 net each year that she is planning. This is because any contribution she makes above 40,000 gross AA annual allowance will be subject to the annual allowance charge at the excess over the annual allowance amount at each year at the marginal rate of कितना 40%। मतलब जो हाईएस्ट रेट है उस पर टैक्स लग रहा होता है, तो वो 40% पे टैक्स बच जाएगा। तो इसका 1 नंबर ये बातें करने का। ठीक,
ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अब वो कहता है दिस क्वेश्चन टेस्टेड सेलिबस एरिया, क्या क्या टेस्ट किया उसने? अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी इन डेथ स्टेट, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई रेजिडेंशियल लिमिटेड बैंड व्हेन द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, compute and explain the treatment of capital gain, calculate the chargeable gain when the private residence is disposed of, explain and compute the relief given for contribution to personal pension scheme and to occupational pension scheme। मतलब ये सारी चीजें जो इस क्वेश्चन में इसने टेस्ट की हैं, मतलब सीजीटी, आईएचटी और इनकम टैक्स, इन तीनों को उसने टेस्ट किया है सवाल 10 नंबर के लिए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि हमारे पास 15 मार्क्स का था। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ए उसने दी हुई है जी 8 नंबर की। रिक्वायरमेंट उसने कह रही कैलकुलेट गैरीज रिवाइज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर 7 मंथ पीरियड एंडेड 31st ऑफ मार्च 2023। गैरी इंडिविजुअल है, मतलब इनकम टैक्स का सवाल है। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना है और कितने महीने? 7 महीने। 7 महीने का पीरियड है, इसका मतलब है कैपिटल अलाउंसेस को भी आप 7/12 करोगे। कहते हैं योर कंपटीशन शुड कमेंस विद अ ड्राफ्ट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 164,667 and list all of the items referred to in note 1 to 3 of the self-employment section, indicating with the use of 0 any item which do not require adjustment. You should assume Gary's claim the maximum amount of capital allowances। सही हो गया। सेल्फ असेसमेंट का ये पार्ट है, इसमें से हमने 8 नंबर का काम करना है। कहते हैं गैरी कमेंस ट्रेडिंग एज अ सोल ट्रेडर ऑन 1 सितंबर 2022। इसने नया बिजनेस शुरू किया है। He prepared his first set of accounts for 7 months period ended 31st March 23। अब यहाँ पे इसने 31st मार्च पे खत्म कर लिया, यानी 5 अप्रैल पे खत्म किया, तो ये पीरियड टैक्स के साथ वैसे अलाइंड है। अलाइंड ना होता तब भी हम क्या करते हैं, पहले इसके ट्रेडिंग प्रॉफिट एडजस्ट करते हैं, उसके बाद बेसिस ऑफ असेसमेंट बनाने हैं। ठीक है। कहते हैं एंड हैज ड्राफ्ट एडजस्टेड प्रॉफिट इज कितना? 164,667। दिस इज बिफोर एडजस्टिंग फॉर द अलाउएबल डिडक्शंस। अच्छा ठीक है, डिडक्शन से पहले का, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेता हूँ कितना जी? 164,667। 4,000 incurred during March and April on a marketing campaign for his new business। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया सितंबर में, तो मार्च और अप्रैल में जो खर्चा किया वो बिजनेस का प्री ट्रेडिंग एक्सपेंस है, माइनस नहीं किया हुआ, मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, 4,000 हमने माइनस कर दिया। फिर कहते हैं प्रीमियम ऑफ 25,000 पेड ऑन 1 सितंबर 22 टू एक्वायर अ 12-year लीज ऑफ एन ऑफिस फॉर द ट्रेड ऑफ पर्पस। हाँ जी, ट्रेडिंग पर्पस के लिए लीज ली है, नए नए नई लीज के लिए प्रीमियम दिया। अलाउड है कि डिसअलाउड है? डिसअलाउड है। पुरानी लीज को रिन्यू कराना अलाउड था, लेकिन नई लीज के लिए कुछ देना वो क्या था? डिसअलाउड। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं जी? एक्सपेंडिचर ऑफ 140,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022 फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर यूज इन इस बिजनेस। इस पे मिलेंगे कैपिटल लॉसेस। ठीक है, सुपर डिडक्शन तो नहीं आएगी ना, क्योंकि इनकम टैक्स है। फिर कहते हैं जी द परचेज ऑफ अ न्यू कार ऑन 1 दिसंबर 2022 विद अ CO2 emission of 75 grams per kilometer। तो ये हाई एमिशन कार है, 6% WDA मिलेगा। The car cost 28,000 and will be used for the business purposes 80% for of the times। तो इसका मतलब 20% इसका क्या आएगा? प्राइवेट यूज आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं पहले कैपिटल अलाउंसेस निकाल लूँ तो क्या होगा? AIA कितना होता है? 1 मिलियन पूरे साल का। 7 मंथ्स के लिए निकालते हैं कितना है? तो 7 मंथ्स के लिए 583, इसका मतलब है 140 का पूरा AIA मिलेगा। गाड़ी पे क्या मिलना है? 28,000 पे WDA 6%, लेकिन उसका बिजनेस यूज कितना है? 20%, वो बनेगा 336। ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 28,000 का 6% यानी 0.06। ठीक है, और इसका कितने परसेंट? 20%, क्योंकि 80% बिजनेस यूज था। तो 336 प्लस 140,000, जो उस पे कैपिटल अलाउंसेस है वो कितने हैं जी? 140,336। सो 140,336 प्रॉफिट लिखते हैं। 164,667 माइनस करेंगे 4,000 और फिर माइनस करेंगे 140,336, यानी जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा जी 20,331। मतलब रिक्वायरमेंट ए का 8 नंबर का ये आपका आंसर बन रहा है। लेट्स सी द एग्जामिनर आंसर के वहां पे क्या बन रहा है जी। तो एग्जामिनर आंसर है जी 18,935। इसने क्या माइनस किया? लीज प्रीमियम। हमने प्रॉपर्टी लीज पे ली है कि दी है? अच्छा, प्रीमियम पे किया, सॉरी। तो प्रीमियम पे किया तो उसकी एनुअल डिडक्शन निकालनी है। एनुअल डिडक्शन कैसे निकालेंगे? ये था 20,331, एनुअल डिडक्शन माइनस करते हैं। पहले 25,000 का आप निकालोगे टैक्सेबल लीज प्रीमियम। कितने साल के लिए लीज पे लिए? 12 साल के लिए। तो 51 माइनस 12 कितना होता है? 39 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया टैक्सेबल प्रीमियम। ठीक है, डिवाइड करेंगे लीज टर्म पे 12 पे, पूरे साल की डिडक्शन ये आती है। मुझे चाहिए 7 मंथ्स की, तो 7/12 947.8।
तो ठीक है, वो कितना था जी, 20331 माइनस 948 माइनस किया तो हमारा भी आ गया 19383। आंसर देखते हैं आप क्या गलत है। अच्छा, कैपिटल अलाउंसेस में भी कुछ गलती है, अलाउंसेस में क्या गलती है, ये तो ठीक हो गया, गाड़ी पे तो ठीक हो गया, इस पे 980 का अलाउंस दिया और हमने 7/12 में किया था। जो शुरू में मैंने बात कही 7/12 करना, वो खुद ही नहीं की। ठीक है, तो इसका एक नंबर ये कट गया इसका हमारा, तो इसका मतलब है 8 में से तकरीबन हमारे 2 नंबर काट लो, 6 नंबर बनते हैं। अब देखें यहाँ पे मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने होशो हवास कायम रखने हैं। और AIA भी 7 महीने के लिए कितना था जी, 7 लाख का। ये गलत किया हुआ, 583 था। द अवेलेबल AIA इज 7/12 करके इसने गलत अमाउंट निकाली हुई है। ठीक है, 101 मिलियन का 7/12 करें तो वो कभी भी ये नहीं बनता, 7/10 करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर भी गलतियां कर रहे हैं लेकिन हम कम कर रहे हैं। अच्छा, अगले सवाल पे जाते हैं अभी। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है 7 नंबर का, जिसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल बाय गैरी। इनकम टैक्स पेएबल निकालना है, प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया था। ठीक है, आगे इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है एम्प्लॉयमेंट की। कहते हैं गैरी वॉज एम्प्लॉयड बाय पॉलोक लिमिटेड अंटिल 31 अगस्त 2022। टैक्स ईयर कब स्टार्ट हुआ था, अप्रैल। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने इसने नौकरी की है। ही रिसीव द फॉलोइंग रेम्यूनरेशन पैकेज, सैलरी थी 90,000 की, इसको भी क्या करेंगे 5/12। फ्रॉम 1 जनवरी 22 Pollock Limited provided Gary with a petrol-powered company car. The car had a list price of 36,000. Although Pollock received a discount and paid only 33,500, लेकिन हमने स्टिल क्या लेना है, लिस्ट प्राइस, कार बेनिफिट निकालना है ना। द कार हैज अ CO2 emission of 54 ग्राम्स पर किलोमीटर, तो ये 55 से कम है, तो उसकी परसेंटेज वो लगेगी 15% अगर पेट्रोल हुई तो। Pollock did not provide any fuel for Gary's private use. The car was returned to Pollock on the last day of employment. तो 5 महीने का कार बेनिफिट निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा, 5 महीने का कार बेनिफिट कैसे निकलेगा, 36,000 मल्टीप्लाई बाय इसका 15% मल्टीप्लाई बाय 5/12, कार बेनिफिट बनता है 2250। ठीक है, फ्यूल बेनिफिट आना नहीं है। फिर कहते हैं ऑन 6 April 2020 Pollock Limited has provided Gary with a living accommodation which qualified as a job related accommodation. Annual value of the property is 29,000 and Pollock Limited paid rent of 3,100 per month. The property is no longer available to Gary after her employment has ceased. जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन क्या था, एग्जेम्प्ट थी। जब आपके पास 3 कंडीशन थी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी इंप्रूवमेंट के लिए रखा है, एम्प्लॉयर की इंप्रूवमेंट के लिए रखा है, या कोई थ्रेट है, ऐसी कोई बात नहीं की, तो इस केस में आपकी जो अर्निंग्स हैं यानी सैलरी, उसका 10% आपके पास बेनिफिट बनता है। अब सैलरी इसकी कितनी थी, 90,000 इंटू 5/12, 5 महीने की सैलरी थी 37,500, इसका 10%, ये बना रही 3750। तो अकोमोडेशन बेनिफिट आपका 3750 था, लेकिन इसमें से 3100 तो आपने पे कर दिया, तो बेनिफिट कितना है 650। ठीक है, तो मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालें तो वो कितनी होगी, 37,500 प्लस 2250 प्लस कितना जी 650, यानी एम्प्लॉयमेंट से इनकम आ गई 40,400। ठीक है, 40,400 एम्प्लॉयमेंट की इनकम आ गई। ट्रेडिंग की इनकम हमारी कितनी थी, अगर दोबारा एक दफा कैलकुलेट कर लें तो कितनी थी, प्रॉफिट्स कितने थे जी, नहीं वो पहले गाड़ी के निकाल लेते हैं, नहीं 28,000 पे हमने कितने परसेंट निकाला था, 6%, लेकिन उसको करना था 7/12। ठीक है, और इसका फिर 20%, तो अलाउंसेस जो आ रहे थे वो कितने थे, 140,196। ठीक है, सो जी क्या होगा जी, 164,667 माइनस 140,196 माइनस 4,000 और माइनस 948 की वो डिडक्शन थी। प्रॉफिट्स आपके पास आ गए 19,523 के, प्लस 40,400 वो आ गया, टोटल इनकम आ गई 59,923, माइनस करेंगे 12,570, टोटल इनकी इनकम आज जो टैक्सेबल आ गई वो बनी 47,353। 47,353 में से 37,700 पे कितने पे टैक्स लगना है, 20% पे। इनकम टैक्स है भाई, 10 CGT नहीं है, 20% पे और उससे बाद, तो इसमें से 37,700 माइनस करते हैं, ये आ गया, इस पे टैक्स लगेगा 40% पे, ये आ गया 3861। ठीक है, और 37,700 पे आप लगा देंगे 20%, वो आ गया 7541 प्लस कितना था 3861, तो टोटल इसका जो टैक्स बनता है वो बनता है 11,401। नाउ लेट्स सी द आंसर। ये आ गया पार्ट बी,
और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट वो, अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारा वो गलत था। एम्प्लॉयमेंट इनकम 39750, एम्प्लॉयमेंट इनकम में प्रॉपर्टी इनकम भी थी, हमने प्रॉपर्टी इनकम तो कंसिडर ही नहीं की। ठीक है, प्रॉपर्टी इनकम कहाँ थी वैसे सवाल में? अच्छा और भी था ना, ये आगे है ना, और इन्फॉर्मेशन हमने वो पढ़ी नहीं है। कहते पॉलक हैड डिडक्टेड द इनकम टैक्स अंडर द पेई, अच्छा पेई भी है जी, वो है 9763 ड्यूरिंग टैक्स ईयर 22-23। सिंस 6 अप्रैल 22 गैरी हैज लेट आउट अ हाउस अनफर्निश्ड एट अ रेंट ऑफ 3200 per month. Gary has received 13 annual rental payment, and Gary has a mortgage which he took out to purchase the house, to acquire the house. And in the tax year he made mortgage payment of 12,000 including interest of 2,800. अब ये माइनस नहीं करना। On 1st November 2021, Gary paid insurance premium of 900 in respect of the year ended 30th November 22, and then on 1st November, he paid insurance premium of 1,000 in the year ended 30th November 2023. उसने कहीं ये नहीं कहा कि एक रूल बेसिस पे चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी इनकम आप कैश बेसिस पे लेके चलोगे। 13 दफा रेंट मिला है तो 13 दफा की रेंटल पेमेंट आएगी। 3200 पर मंथ था, तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आ गई रेंटल इनकम। ठीक है, माइनस इसमें से क्या करना है, इंटरेस्ट नहीं, वो तो माइनस नहीं करना। इंश्योरेंस जो पे की है 1 नवंबर 21 और 1 नवंबर 22 हमारे टैक्स में आ रहा है 1 नवंबर 22, तो 1000 वो माइनस किया, मतलब 40,600 की प्रॉपर्टी इनकम आ गई। चलो लेट्स कैलकुलेट द टैक्स अगेन। ठीक है, अब हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट इनकम थी वो क्या थी, 90,000 का 5/12। ठीक है, प्लस कार बेनिफिट कितना था, 2250 था, प्लस 650 का वो था हमारे पास वही, प्लस 40,600 की प्रॉपर्टी इनकम आ गई, प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 18,935 एज पर द क्वेश्चन। ये इसकी टोटल इनकम आ गई। इसमें से माइनस करते हैं 12,570। ठीक है, ये आ गई टैक्सेबल इनकम, इसमें से माइनस करते हैं 37,700, और बाकी जो बचा इस पे टैक्स कितने परसेंट पे लगना है, 40% पे, वो आ गया 19,866, याद रखनी है 19,866। अब 37,700 पे टैक्स लगेगा 20% पे। ठीक है, प्लस इसमें कर देंगे 19,866, टोटल ये आ गया जी आपके पास टैक्स लाइबिलिटी। इसमें से माइनस आपने कर देना है पे, वो कितना था 9763, तो जो टोटल टैक्स पेबल है वो आ गया 17643। लेट्स सी द आंसर और देखते हैं जी क्या हो रहा है। सो 948, ये सॉरी, पेबल 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 तकरीबन वही आ रहा है। हमारी इंप्लॉयमेंट इनकम में कोई एक आधी मिस्टेक है, वो क्या है, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन जीरो है, उसने एग्जाम कंसिडर किया है इसको। ठीक है, इसके अलावा बाकी ठीक है। अच्छा मॉर्गेज इंटरेस्ट हमने माइनस नहीं किया। ठीक है, तो मोर और लेस ये चीजें थी, बाकी हमारा सवाल जो है यहाँ तक कंप्लीट है। अच्छा जी, ये अब हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सवाल के लिए टाइम अलाउड कितना है, 27 मिनट्स, लेकिन 27 मिनट लगते नहीं है इस पे कम टाइम लगता है। ठीक है, और ये इस तरह का सवाल मेरे हिसाब से तो बड़ा एक आसान सवाल है। ठीक है, अगर आप, अभी मेरे पास तो एक्सेल नहीं था, मैं तो कैलकुलेटर पे कर रहा था, इसलिए चीजें कुछ मिस आउट भी हम कर रहे थे। लेकिन स्टिल अगर चीजें देखें छोटी छोटी आप मिस आउट भी करते हो, तो आपके मेजोरिटी मार्क्स नहीं कटते, डिडक्शन बड़ी कम होती है। जैसे प्रॉपर्टी इनकम हमारी 40,600 आई थी, वो एग्जैक्टली ठीक है ये। एम्प्लॉयमेंट इनकम में हमारी गलती किस चीज की थी, इसकी जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन की, उसको हमने जीरो कंसिडर नहीं किया। ठीक है, 10% अर्निंग्स के ले लिए, वो भी ठीक है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टी इनकम बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। 10784 है ना, तो 784 किस तरह है, ये रही कैपिटल अलाउंसेस, इसका 980 का इसने 80% क्यों दिए, गाड़ी के प्राइवेट यूज कितने परसेंट था, प्राइवेट यूज 20 था कि 80 था, वो नहीं, ही विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस 80% ऑफ द टाइम। 80% बिजनेस यूज है, 20% प्राइवेट है, हम उल्टा कर रहे थे, इस वजह से गलत आ रहा था। ओके, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें जी, ये यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट मॉक में जो आप लोगों का कल है, उसमें मुझे ये वाली मिस्टेक्स नहीं चाहिए। अगले सवाल पे जाते हैं जी। अच्छा, अगले सवाल पे जैसे हम गए,
रिक्वायरमेंट में उसने कहा जी ब्रिमफुल लिमिटेड, तो लिमिटेड का नाम सुन के हमारे जहन में आना चाहिए जी कंपनी। रिक्वायरमेंट ए, फिर 8 नंबर के लिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट ब्रिमफुल लिमिटेड टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पिछले सवाल में टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कराया, इधर लॉस कैलकुलेट करवा रहा है, मतलब काम वही है लेकिन कंपनी वाला है। एग्जाम में इस तरह का चांस कम है कि सेम चीजें दे दे, लेकिन कभी कभी दे भी देता है एग्जामिनर ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और यहाँ पे भी इंडिविजुअल वाली गलतियां कर दें। मतलब यहाँ पे भी जैसे कैपिटल लॉसेस में वो प्राइवेट पोर्शन ले लें, उसको डिसअलाउ कर दें एंड सो ऑन, तो कंपनी के केस में वो याद रखना है, नहीं करना। कहते हैं नोट में योर कंपटीशन शुड कमेंस विद ऑपरेटिंग लॉस फिगर ऑफ 1025 फॉर 1। ठीक है, ऑपरेटिंग लॉस के फिगर से स्टार्ट करना है जी, एंड यू शुड इंडिकेट बाय द यूज ऑफ जीरो एनी आइटम व्हिच डू नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट। अब लॉस है तो ऑब्वियसली आप माइनस से शुरू करोगे। ठीक है, यू शुड अज्यूम दैट द कंपनी क्लेम्स द मैक्सिमम अवेलेबल कैपिटल लॉसेस, और कंपनी के कैपिटल लॉसेस में सुपर डिडक्शन भी आएगी और वो स्पेशल वाला एफवाई भी आएगा। यहाँ पे जिसने कहा है जी इधर से शुरू करना है, ठीक है, हम कैलकुलेटर पे यहाँ पे लिख लेते हैं जी माइनस कितना जी 102451, हमने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना है, प्लस 1 मिनट कितना सॉरी -102451। ठीक है, प्लस कर देंगे इसमें डेप्रिसिएशन 4280। ठीक हो गया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दी। उसके बाद लीजिंग कॉस्ट, नोट 1 में क्या कह रहा है, लीजिंग कॉस्ट कंप्राइज्ड 1780 फॉर द लीज ऑफ प्रिंटर इन द बिजनेस, लो वैल्यू आइटम अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो प्रिंटर के लिए दिया तो वो तो अलाउड ही है। एंड 4900 फॉर द लीज ऑफ कार फॉर 6 months ऑफ द ईयर, द कार हैज अ CO2 emission ऑफ 55 grams। तो 50 ग्राम से अगर गाड़ी की emission ज्यादा है तो कितने परसेंट अलाउड था, 85% अलाउड था, 15% अलाउड था, तो इसका मतलब है 4900 का 15% हमें ऐड बैक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4900 का 15% ऐड बैक करना है, तो वो कितना बनेगा, वो बनता है जी 735। ठीक है, तो 1 - 102451, इसमें हमने ऐड की थी डेप्रिसिएशन 4280 प्लस 735, 735 था ना, ये हो गया जी, वो भी ऐड हो गया। अदर एक्सपेंसेस में क्या कह रहे हैं नोट 2 में, लीविंग गिफ्ट फॉर स्टाफ, स्टाफ का गिफ्ट तो अलाउड है 0। एंटरटेनिंग यूके सप्लायर, ये ऐड बैक करना है, कितना है जी 1560। एंटरटेनिंग ओवरसीज सप्लायर, वो भी ऐड बैक करना है, कितना है जी 1098, क्योंकि उस पर वैट रिकवर हो सकता था, ऐसी कोई यहाँ पे कहानी और नहीं थी। और बैलेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑल अलाउड, मतलब कैपिटल अलाउंसेस के अलावा जो हमारा लॉस है वो है जी 94778 का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 94778। वो बाकी देखते हैं बाद में, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे ना। अच्छा जी, अब ये तो जी हमने यहाँ तक कर लिया, इसके बाद आगे कैपिटल अलाउंसेस के बारे में क्या कहते हैं। ऑन 1 April 2022 द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू इन द मेन पूल वाज कितना 32550। द फॉलोइंग न्यू व्हीकल्स वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अब कुछ चीजें खरीदी हैं, क्या खरीदा है, डिलीवरी मोटर बाइक, डिलीवरी मोटर बाइक इज पार्ट ऑफ योर मेन पूल, प्लांट मशीनरी है, सुपर डिडक्शन आएगी। कार खरीदी है, CO2 emission है 98 ग्राम्स, तो ये स्पेशल पूल में जाएगी, 6% WD लगेगा। द फॉलोइंग व्हीकल्स वर सोल्ड, डिलीवरी मोटर बाइक बेचा है तो माइनस कर देंगे मेन पूल में से। ठीक है, और उसके बाद 0 CO2 emission कार है वो बेची है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, कार टू है ओरिजिनली परचेज फॉर 23,000 एंड क्वालिफाइड फॉर 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस एट द टाइम ऑफ परचेज। द डिलीवरी मोटर बाइक इज सोल्ड इज द सेम वन बॉट ऑन 12 April 2022। ईयर ऑफ सजेशन नहीं है, उसने कहा ये तो नहीं कहा ना ईयर ऑफ सजेशन है, नहीं, मतलब नॉर्मल कैपिटल लॉसेस मिलेंगे। अब कैपिटल लॉसेस को क्या करना है, मेन पूल का ओपनिंग बैलेंस कितना है 32,550, तो 32,550 ओपनिंग था। ठीक है, इसमें से आपने माइनस करना है क्या क्या, ये दोनों माइनस करने हैं, 15,300 और 17,890, ये बचा 640। अभी 640 नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको क्या करेंगे, नहीं वैसे 0 CO2 emission कार तो यहाँ से नहीं माइनस करनी चाहिए क्योंकि वो तो पूल में आई नहीं है ना। तो ठीक है, 32,550 में से आप माइनस कर दें यहाँ पे कितना जी 15,300।
इस पे चला जाएगा जी WDA कितने परसेंट पे, 8% पे, वो आ गया जी 1380 का। ठीक है। इसके अलावा जो आपने नई कार खरीदी है ये 98 वाली, तो 1380 ये आ गया, लिख लेते हैं। अलाउंसेस जो आते जा रहे हैं ना, मेन पूल पे आ गया 1380। अच्छा, इसके अलावा जो अलाउंसेस देने हैं वो कितने कितने हैं? 18,000 वाली जो गाड़ी है, 18,100 वाली, तो 18,100 पे हम लगा देंगे यहाँ पे 6%, और पूरा ही आना है, वो आता है 1086। वो आ गया 1086। ठीक है, ये है स्पेशल रेट पूल, ये था मेन पूल। अब इसके अलावा सुपर डायरेक्शन देनी है SD। सुपर डायरेक्शन किस पे मिलनी है जी? 14,700 पे। तो 14,700 मल्टीप्लाई बाय 1.3, वो आती है 19110। 19110। तो इसका मतलब है टोटल अलाउंसेस है वो कितने के बन रहे हैं? ऐड कर लेते हैं तीनों को। टोटल जो अलाउंसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं जी 1380 प्लस 1086 एंड प्लस 19110। मैंने वो कार मिशन का छोड़ दिया है, अगर वो एक चीज गलत हो गई मैक्सिमम उसके कितने, 2 नंबर कट जाएंगे। कोई बात नहीं है, आपको जो समझ आता जा रहा है वो करते रहें। ये आ गया जी 21,576, ये बन गया जी आपके टोटल कैपिटल अलाउंसेस। अब कैपिटल अलाउंसेस तो इसमें से आपने माइनस करने होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस में था। एक दफा हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट को भी रिकैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आया ठीक है यहाँ तक। बाद में पता चले हमारा प्रॉफिट गलत था और उसकी वजह से आंसर गलत हो रहा है। तो अभी तक हमारा कितना था जी प्रॉफिट, अगर निकाले हैं 102,451, ये नेगेटिव था। डिप्रिसिएशन ऐड बैक की आपने इसमें 4,280 की। डिप्रिसिएशन के बाद यहाँ पे जो लीजिंग कॉस्ट आपने 4,900 का 15% 735 ऐड किया था। 735। प्रिंटर का जीरो है ना, जीरो को तो वो वहां पे एग्जाम में जाके हम जीरो शो करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। और जो अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस में क्या था? अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास ये जो थी आ, कितना है जी? 1560। 1560 ऐड बैक करना था, और इसके अलावा क्या करना था जी आपने? 1098 को ऐड बैक करना था, और इसके बाद कैपिटल अलाउंसेस माइनस करने थे, कितने जी? 21,576, ये आपने माइनस करना है। तो यहाँ तक अगर मैं टोटल कर लूँ तो क्या बनता है? लेट्स सी। पहले माइनस वालों को दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, और फिर पॉजिटिव वाले माइनस कर लेते हैं। मतलब ये बनेगा जी आपके पास 102,451, प्लस कर दें इसमें आप 21,576, माइनस कर दें 4,280, फिर माइनस कर दें 735, फिर आप माइनस कर दें 1,560, फिर आप माइनस कर लें 1,098। तो मतलब ये आपके पास बन रहा है 116,354। या तो ये इतने का लॉस बनेगा, या फिर इस पे वो जो गाड़ी हमने बेची है उस गाड़ी वाला जो बैलेंसिंग चार्ज आएगा ना उस गाड़ी पे, 17,890 का, वो भी इसमें जरा हम ऐड कर माइनस करके देख लेते हैं। क्योंकि क्या क्या ये जो है 17,890, ये कैपिटल अलाउंसेस को कम करता है और इसको बढ़ाता है। मतलब देख लेते हैं ना क्या आंसर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, 17,890, वो बनता है 98,464। 98,464। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। ठीक है, लेट्स सी। नाउ लेट्स गो टू द आंसर और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो 98,503, मतलब ये हमारा करीब था। अच्छा, अब जरा देखते हैं जी कि इसने क्या कैलकुलेशंस की हुई। ये जो कैलकुलेशन हमने की है इनको मिटा लेते हैं।
तो सबसे पहले तेरी प्रॉफिट आ गया, डेप्रिसिएशन का एक आधा नंबर हमें मिल गया, प्रिंटर वाला आधा मिल गया, इसका लीजिंग का एक नंबर हमें मिल गया, लीविंग स्टाफ गेट आधा नंबर उसका मिल गया, सप्लायर वाला दोनों ओवरसीज और यूके वाला एक नंबर हमें मिल गया, कैपिटल अलाउंसेस का आधा नंबर है। कैपिटल अलाउंसेस मेन पूल में से, अच्छा मेन पूल में से आपने ये माइनस किया जो, अच्छा इसने मोटर बाइक पे वो नहीं दिया, कार टू उसने मेन पूल से माइनस की है, लेकिन इसने मेन पूल में वो जो मोटर बाइक खरीदा है और इसी साल में बेच, ओ अच्छा 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 ठीक हो गया ना। कैपिटल लॉसेस क्या था, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज नॉन इन द ईयर ऑफ सेल, यानी जिस साल में आपके पास साल के एंड पे जो एसेट होगा उस पे देना है। तो जो मोटर बाइक इसी साल में खरीदा इसी साल में बेचा उस पर तो सुपर डिडक्शन नहीं देंगे, सुपर डिडक्शन वाली हमारी चीजें गलत हो गई। तो सुपर डिडक्शन वाला हमारे पास कितना मार्क था, इसका था जी एक नंबर था। मतलब चलो, मतलब ये आधा मिल जाएगा यहाँ लिखने का, सुपर डिडक्शन वाला हमें नहीं मिलेगा, और ये जो आधा नंबर है ये कट जाएगा, तो इसका मतलब है आधा नंबर हमारा इसमें से डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब इसके अलावा बाकी चीजें हमारी ठीक थी। तो अब ये 8 नंबर थे, अब ये 8 में से हमें 7 फिर भी मिल जाते, गलत करने के बावजूद भी चलो 6 तो मिल जाते हैं ना, हमने 4 लेने हैं, 4 से ऊपर रहना है। अगली रिक्वायरमेंट आ गई 5 नंबर की, और 8 और 5 कितने होंगे, 13। 13 मार्क्स की रिक्वायरमेंट के लिए क्या कह रहा है, assuming that Brimful Limited wishes to make a claim for losses as early as possible, calculate the company's corporation tax liability for each of the year ended 31st March 22 and 31st March 23, stating the dates when the tax is due। मतलब टैक्स कब पे करना है वो भी हमें बताना है। ठीक है, अब लॉस जो आया उसके लिए वो कह रहे हैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपने क्लेम करना है, और लॉस कितना निकला था हमारा, 98,000 समथिंग का ना। देखते हैं जी आगे और इन्फॉर्मेशन दी है, ये आ गया प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस। Brimful Limited has property business loss of 28,000 for 2,800 for the year ended 31st March 2023। करंट ईयर में प्रॉपर्टी लॉस भी है। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, on 10th October 22 Brimful Limited made disposal of a 1% shareholding in Asher PLC for proceeds of 14,200। The shares originally cost 20,100, the relevant indexation for the shares is कितना, 1,900। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, और बेचा कितने का इसने, तो ये तो लॉस आ रहा है। ठीक है, तो जब लॉस आ रहा है तो वहां पे इंडेक्सेशन को हम कंसिडर नहीं करते, बस ठीक है। तो अगर मैं लॉस यहाँ पे निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, 20,100 माइनस 14,200, तो यहाँ पे लॉस आ रहा है 5,900 का, मतलब कैपिटल लॉस भी है, प्रॉपर्टी लॉस भी है, ट्रेडिंग लॉस भी है। कहते हैं ब्रिमफुल लिमिटेड रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22 वर, ये इसने बताया वो। अच्छा करंट ईयर का क्या सीन है, करंट ईयर में तो कोई कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि कुछ है ही नहीं है। प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है, पिछले साल में ट्रेडिंग प्रॉफिट है, प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट है, क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन है, और टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट है। प्रॉपर्टी लॉस करंट ईयर में एडजस्ट होता है, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो करंट ईयर में तो इनकम है नहीं है, मतलब पिछले साल में इनके अगेंस्ट आपने सिर्फ क्या एडजस्ट करना है, अपना कैपिटल लॉस। और कह रहे हैं ब्रिमफुल लिमिटेड नेवर कंसिडर्ड एज अ लार्ज कंपनी फॉर टैक्स पर्पस, तो टैक्स पे कब करना है, पीरियड खत्म होने के 9 मंथ्स एंड 1 डे के बाद। ठीक है, अब इसका होगा क्या, पिछले साल की अगर हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी निकालना चाहें तो क्या होगा, कैलकुलेटर खोल लेते हैं जी दोबारा से। पिछले साल जी 105,692 प्लस प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, 12,777। ठीक है, यानी इसके जो टोटल प्रॉफिट थे पिछले साल वो कितने थे, 118, और इसमें हम लोग अपना ट्रेडिंग लॉस एडजस्ट करते हैं वो कितना था, 98,464। मतलब हमारी जो गलत फिगर है हम उसी को यूज करेंगे, इसके नंबर एक दफा कटेंगे दोबारा नहीं कटेंगे। मतलब हमारे पास जो रिवाइज इनकम आएगी वो कितनी आ गई, 20,005। अब इस 20,005 में से आप माइनस करोगे 2,100 का क्यूसीडी पिछले साल का, तो आपके पास टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट आ गए 17,905। ठीक है, 17,905 पे कॉर्पोरेशन टैक्स कितने परसेंट पे लगेगा, 19% पे। तो पिछले साल की लाइबिलिटी आ गई 3,401। हमारा ईयर एंड है 31st मार्च, तो पेमेंट डेट 31st मार्च 22 वाले की होगी 1st जनवरी 23, और अगले वाले की होगी 31st मार्च 24। इस साल का तो ये आ गया। अच्छा अभी इसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो देखने के बाद ही फिर आंसर देखते हैं।
लास्ट में उसने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड लॉसेज बिफोर लिमिटेड कैन कैरी फॉरवर्ड टू बी यूटिलाइज इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। तो अगले साल में कौन कौन से लॉसेज जा रहे हैं? एक तो जा रहा है प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है, और एक जा रहा है ट्रेडिंग लॉस, सॉरी ट्रेडिंग नहीं, वो दूसरा कौन सा लॉस था, कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस हमने कितना निकाला था? 59। 14,100 फिफ्टी माइनस नाइन कितना, सॉरी 20,100। एक तो ये लॉस जा रहा है, दूसरा जो प्रॉपर्टी लॉस है 2800 का, वो भी अगले साल में जा रहा है। अब आंसर देखिए। अच्छा, लॉस उसने 98,503 था, हमारा 464, थोड़ा सा स्लाइड से डिफरेंस है। ये इसने दिखाया जो करंट में तो कुछ भी नहीं है, इसके तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। पिछले साल में जी हमारे पास लॉस एडजस्ट किया और टैक्स हो गया 3395, मतलब वो कैलकुलेशन की गलती की वजह से थोड़ा फर्क आ रहा था, अदरवाइज डेट भी ठीक है और ये भी ठीक है। B2 में उसने कह दिया अनयूज लॉस कौन सा है, तो ट्रेडिंग लॉस तो पूरा यूटिलाइज हो गया, प्रॉपर्टी लॉस और जो कैपिटल लॉस है ये अगले साल में जा रहे हैं, मतलब ये दो नंबर भी आपको मिल जाए। मतलब इस 15 में से अगर आप आराम से करें तो आपको तकरीबन 12 नंबर इजीली मिल जाते हैं। ये था जी आपका मॉक। अब इस मॉक को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगेगा? आई गेस लेस देन 1.5 आवर। अगर हम इसको लिख के एक एक सवाल को सही तरह से करते तो ये 3 घंटे में बहुत आराम से होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक हो गया?